हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, मिशन संभव का जीएसटी रिवीजन, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट 2 आज हम रिवाइज करेंगे। आ, आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे कमेंट्स में मैं कुछ आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा था जिसके मैं जवाब 2 मिनट में देना चाहूँगा और फिर फटाक से हमारा रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, अगर आप ये रिवीजन ले रहे हो तो क्या इसमें अमेंडमेंट कवर्ड है क्या? हाँ, कवर्ड है, लेकिन समराइज फॉर्म में है, क्योंकि ये रिवीजन है बेटा। आपको अमेंडमेंट आपके टाइम के लिए डिटेल में देखनी पड़ेगी और जिसका अमेंडमेंट वीडियो सेपरेटली आता है वो अमेंडमेंट नोट्स और वीडियो आपने देख लेना। अगर वो आप देखोगे तो ये आपको समझना आसान जाएगा। दूसरा आपका ये क्वेश्चन है कि सर, अभी हमने आपका रिसेंट बैच किया हुआ है जो अभी लास्ट अगस्त में स्टार्ट हुआ था, या फिर अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच किया फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो क्या हमें ये रिवीजन देखना पड़ेगा क्या? बेटा, रिवीजन तो आपको हेल्प कर देगी, डेफिनेटली हेल्प कर देगी। अगर टाइम मिलता है तो रिवीजन आप देख लो, या पर्टिकुलर जो जो टॉपिक्स जो आपको टफ जाते हैं उसका रिवीजन तो भी देख लेना। अब देखो, इस बार मैंने रेगुलर बैच में हैंड रिटन चार्ट बुक दिया है और बहुत अच्छी आपकी चार्ट पे प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे ऐसा कहा था कि जो सर्कुलर्स आपने समराइज करके चार्ट में अटैच कर लेना। हाँ, अब ये जो अमेंडमेंट जो रिवीजन है, तो ये अमेंडमेंट रिवीजन में मैंने जो चार्ट रेफर किया हुआ है वो चार्ट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसके समराइज सर्कुलर्स भी चार्ट बुक में कवर किए हुए हैं। लेकिन आपने आपका होमवर्क किया ही होगा डेफिनेटली, जो मैंने रेगुलर क्लास में कहा। तो अब यहाँ पे ये जो चार्ट बुक की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चार्ट बुक की लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना आपको, तो उसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब मैं एक और पॉइंट आपका एड्रेस करना चाहूँगा और वो ये है कि सर, हमें आपने पीडीएफ तो दे दिए, क्या फिजिकल कॉपी हमें मिलेगी क्या चार्ट बुक पे? तो यस बेटा, फिजिकल कॉपी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आपको फिजिकल कॉपी हमारे वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने आपको दी हुई है। तो ये था कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने एड्रेस किए हैं। आप कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपका जो भी कमेंट्स है मैं रीड करता हूँ और उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली जो है नेक्स्ट सेशन में क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो भी डिस्कशन होगा नेक्स्ट सेशन में होगा। हमारे रिवीजन पे आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने जो फर्स्ट पार्ट है ये फटाफट रिवाइज कर लिया था और चार्ट के बेस पर बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लैरिटी में आपका रिवाइज हो गया। सेक्शन 16 रिवाइज हो गया, सेक्शन 17 ब्लॉक क्रेडिट हमने इसको रिवाइज कर लिया था ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेक्शन 17(1), 17(2) एंड 17(3) अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स। तो ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट जो है, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। डन 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 डन। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये चार्ट बुक में आते हैं। रेडी? तो अब आ जाओ सेक्शन 17(1), 2 एंड 3 में। अब देखो 17(1) और 2 बहुत ही सिंपल वे में क्या कहता है। सारे कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो, तो सिंपल वे में ये क्या कहता है? तो ये सिंपल वे में कहता है, यहाँ पे ध्यान देना, पार्टली अगर कोई गुड्स है या सर्विसेज है और वो यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर रहा है, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, एक क्राइटेरिया ऐसा आ सकता है। दूसरा, पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई। तो ये जो वाला पार्ट है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, मैं आपको अभी कह देता हूँ कि जीरो रेटेड सप्लाई ये टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंडर सेक्शन 16 आप जीरो रेट जो करते हो उसके आउटपुट पे आपको यहाँ पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अंडर बॉन्ड होगा तो, या आईजीएसटी दिया होगा तो उसका रिफंड दे दिया जाता है और आपको आईटीसी के क्रेडिट भी मिल जाते हैं, और आईटीसी यूटिलाइज नहीं हुआ तो रूल 89(4) में उसके रिफंड भी मिल जाते हैं। इन शॉर्ट, अभी बस इतना याद रखो कि यहाँ पे आपका टैक्सेबल सप्लाई जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। तो बहुत सी बार क्या होता है, जैसे मैं एक सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करूं, नीचे चार्ट पे आते हो तो सिचुएशन और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगी। और वो क्या, एग्जाम्पल के तौर पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, मे बी गुड्स का, या आउटवर्ड सप्लाई मे बी गुड्स का, मे बी सर्विस का, और वो कंप्लीटली टैक्सेबल है, या वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है, या एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई किया फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। तो अगर आपका टैक्सेबल होगा, आप जीएसटी दे रहे होगे, या ज़ेआरएस होगा, तो वो केस में आप जो भी इनपुट सर्विसेज और इन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज करते हो तो आपको आईटीसी मिलता है। 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी, आप पूरा आईटीसी ले सकते हो। केस 2, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो
और आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है। अच्छा चलो, एग्जाम सप्लाई मतलब कौन से सप्लाई? एज पर अवर डेफिनेशन वोनली एग्जाम, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ओके, या आपका आउटवर्ड आपने सप्लाई फॉर नॉन बिजनेस पर्पस किया हुआ है। अब देखो, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन के हिसाब से तो ये एग्जाम सप्लाई मैंने कवर की है, लेकिन इस एग्जाम सप्लाई में हम कुछ और भी ऐड करेंगे। ऊपर अगर आते हो तो स्पेशल एग्जाम सप्लाई का मैंने डिस्कशन लिया हुआ है, और इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, और ये जो हम ऐड करेंगे एग्जाम सप्लाई, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। प्रिंसिपली तो आप इतना समझ लो कि ये जो एग्जाम सप्लाई है, ओके, फिर नील रेट क्यों ना हो, नॉन टैक्सेबल क्यों ना हो, अगर इसमें आईसीजी और आईएस यानी इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज हुआ इन सच एग्जाम्प्ट या नॉन बिजनेस, तो आपको आईटीसी नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है आईटीसी में कि आउटवर्ड आपका एग्जाम्प्ट रहा तो आईटीसी नहीं, बाकी सारे केसेस में आईटीसी, बट आउटवर्ड एग्जाम्प्ट रहा तो जो एक्सक्लूसिव यूज है उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप मिक्स कैटेगरी ऑफ सप्लाई करते हो, मे बी फ्रॉम सेम रजिस्टर्ड प्लेस और मे बी फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, ओके, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अंडर वन जीएसटी नंबर आप जो है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सप्लाई कर रहे हो। ये आउटवर्ड सप्लाई जो आपका टैक्सेबल या जीरो रेटेड सप्लाई भी है, और एग्जाम सप्लाई जो आपका या एग्जाम्प्ट है या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है। तो अब इसमें क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस तो असर्टन हो जाते हैं कि ये एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए, कुछ यहाँ पे असर्टन हो जाते हैं कि एक्सक्लूसिव एग्जाम के लिए। भाई अब थ्योरी को थोड़ा मैं प्रैक्टिकल केस का फ्लेवर देता हूँ। जैसे वी स्मार्ट एकेडमी ले लो, तो वी स्मार्ट एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस जो है वो तो क्या है बेटा, टैक्सेबल है, लेकिन बुक सेल एग्जाम्प्ट है। तो ट्रेनिंग कोचिंग के लिए कौन से मैं इनपुट्स ले रहा हूँ, कैपिटल गुड्स ले रहा हूँ, जैसे ये जो है आईपैड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। बहुत सारे इनपुट मटेरियल एक्सक्लूसिवली में स्टेशनरीज है, वॉट एवर इट में भी, वो टैक्सेबल के लिए है। इनपुट सर्विसेज बहुत सी ट्रेनिंग कोचिंग के लिए है, पर कुछ इनपुट, ओके, जैसे ये पेपर ले लो, ओके, हमारे बुक का पेपर ले लो, कुछ इनपुट्स, कुछ कैपिटल गुड्स और कुछ इनपुट सर्विस जो मैं बुक सेल करता हूँ, तो वो बुक सेल के लिए भी है। जो एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई, दोनों एक्सक्लूसिवली ट्रेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों एक्सक्लूसिवली ट्रेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि जो एक्सक्लूसिव ट्रेस हो रहा है उसके क्रेडिट लो ही मत यार, उसके आप सेल्फ असेस करो, उसको मत लो। हम कह रहे हैं अगर आपने ले लिए तो फिर आप पकड़े जाओगे और हम पूरी बारात लाएंगे, बारात में होगा दूल्हा टैक्स और पेनल्टी फाइन वगैरह सारे डांस करके जाएंगे। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जो आप ही खुद बाइफरिकेट कर दो, और एक्सक्लूसिव वाले टैक्सेबल है उसका ले लो, ये एक्सक्लूसिव वाला एग्जाम्प्ट है इसका एग्जाम के लिए यूज किया गया मत लो। लेकिन कुछ इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स कॉमन भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस है, एक स्टूडेंट आया जिसने क्लास के लिए एडमिशन लिया, ओ भाई साहब, ओके, वो तो टैक्सेबल था, पर एसी लगा हुआ है, ऊपर फैन लगा हुआ है, कंप्यूटर वही है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आया बुक परचेस करना है, वो तो एग्जाम्प्ट है, ओके, एजुकेशनल बुक एग्जाम्प्ट है, पर फैन वही है, कैपिटल गुड्स वही है, एसी वही है, ओके, उसके बाद में कंप्यूटर वही है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स वो बाइफरगेट नहीं हो सकते, ओके, एक ही बिल में परचेस किए हुए हैं जो कॉमनली यूज हुए हैं। तो जो कॉमनली यूज हुए हैं इसको कैसे बाइफरगेट करना, कि कितना प्रोपोर्शन टैक्सेबल में है और कितना प्रोपोर्शन एग्जाम में है, इसको कैसे बाइफरगेट करना। तो गवर्नमेंट कहती है चिंता मत करो, हम आपको बताते हैं, हम आपको रूल 42 43 में मैकेनिज्म बताएंगे, ओके। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 99.99% चांसेस है कि रूल 42 43 पे आपको सवाल पूछे जाए। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि रूल 42 43 क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चनर के साथ निचोड़ लेना, ओके, और अच्छे से पढ़ के जाना। तो रूल 42 43 में अपोर्शनमेंट उन्होंने दिया है, और किस तरह से आप अपोर्शन करोगे, इनपुट और इनपुट सर्विस का अपोर्शन होगा तो ये केस में रूल 42 लगेगा, और कैपिटल गुड्स का अपोर्शन होगा तो रूल 43 लगेगा। रूल 43 ये मैकेनिज्म उन्होंने पूरा दिया है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म पर भाई लिख कर, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख कर जाना, मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके 17(1) और 17(2) ओके ये बाइफर्केशन अपोर्शन मैकेनिज्म बताता है। चलिए राइट साइड में मैंने कुछ ओके 17(3) लिया, 17(4) लिया, थोड़ा हम इसको बाद में, 17(3) का अपना एक इंपॉर्टेंस है और मैं थोड़ा बाद में लेता हूं। ओके पहले मैकेनिज्म तो समझ लेते हैं। आते हैं रूल 42 में। ओ भाई मैंने जो ये चार्ट दिया बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये ओके समझ गया, कनेक्ट लग गया आपका, तो बस ये चार्ट और चार्ट के बेस पर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर सकते हो। तो जितने भी वर्डिंग्स में, लीगल जार्गन में कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो सब मैंने निकाल दी, ओके वो मैंने निकाल दी और यह चार्ट फॉर्म में ये ले लिया। अब देखो एक पहला ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला उन्होंने क्या दिया है,
ओके, ये समझ लेते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यहाँ पे रूल 42 की अगर हम बात करें तो मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, टी इक्वल्स टू टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन आई प्लस आई एस। अब देखो एक जो बंदा है यहाँ पे, ओके, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन आई और आई एस, सॉरी टोटल इनपुट टैक्स, ओके, प्रॉपर वर्ड है आपका। अच्छा, ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट यहाँ से निकाल दो तो आपको प्रॉपर मीनिंग आएगा उसका, ठीक है, इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स। अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि समझ लो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो भी इसने इनपुट खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा या इनपुट सर्विसेज खरीदी, ओके, तो इस पे जो भी जीएसटी लग के आया, जो आपके जीएसटीआर 2B में अपडेट हुआ, ओके, जो भी जीएसटी लग के आया, तो आप टोटल आईटीसी ले लो, टोटल इंक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट, मतलब जो भी इनपुट टैक्स अपडेट हुआ, प्रॉपर वर्ड है इनपुट टैक्स अपडेट हुआ। अब उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ओके, वो बाद में, जो भी टोटल इनपुट टैक्स अपडेट हुआ वो ले लो, डन। अब ये जो इनपुट टैक्स अपडेट हुआ, जैसे आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको अगर टी निकालना है तो टोटल इनपुट टैक्स जो अपडेट हुआ, ये बेसिक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर्टिकुलर्स जिसको हम टी बोलेंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे IGST, ओके, CGST और SGST, और जो भी आइटम्स आपको दिए हैं वो कलेक्ट करते जाओ, ओके, वो यहाँ पे कलेक्ट करते जाओ जो भी आइटम्स आपको दिए हैं। तो ये था रिगार्डिंग टू कि टी का मतलब। वापस आते हैं हमारे चार्ट पे, तो टोटल इनपुट टैक्स ऑन आई प्लस आई एस वो ले लो, ठीक है। ये चीज़ें बेटा अगर आपके नोट्स में करेक्टेड होगी चार्ट बुक में तो ओके, नहीं तो करेक्शन कर लेना। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे T1 की। तो अब ये जो टोटल आपने लिया इनपुट टैक्स जो सेल्फ असेस किया, इसमें इनपुट टैक्स ऑन आई प्लस आई एस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस पर्पस। अब आपको प्रॉब्लम में क्या दिया होता है कि भाई ये इनपुट या इनपुट सर्विस यूज फॉर पर्सनल पर्पस, यही एडजस्टमेंट ज़्यादा बार आई है कि यूज फॉर पर्सनल पर्पस, तो मतलब वो नॉन एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस हुआ, उसको डिनोट करो टी से, आई रिपीट, उसको डिनोट करो टी से, ठीक है। और उसका आईटीसी अलाउ मत करो, आईटीसी नॉट अलाउड, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जो आपकी टोटल आई है, ओके, तो टोटल को टी बोला हमने, पहला T1, जो भी T1 आया तो टोटल में से T1 लेस करो, ये माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगी वो माइनस करो, ओके, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। फिर इनपुट टैक्स ऑन आई प्लस आई एस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज, ठीक है, यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज। तो अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, उसको T2 डिनोट करो। तो ये जो T2 है, ओके, तो यहाँ पे ये भी लेस करो, जो भी अमाउंट होएगी T2 लेस करो। फिर T3 क्या कहता है, T3 कहता है ब्लॉक क्रेडिट ऑफ आई एंड आई एस अंडर सेक्शन 17(5), क्योंकि आपने जो तो टोटल इनपुट टैक्स का टोटल टी ले लिया ना, जितना भी इनपुट टैक्स अपडेट हुआ, फिर वो ब्लॉक क्रेडिट हो या ना हो, आपने टी ले लिया। अगर आपने उसको टी में ले लिया तो फिर ब्लॉक क्रेडिट का डिडक्ट करो, यानी आपको यहाँ पे T3 भी आप डिडक्ट करो, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये डिडक्ट करने के बाद यानी अब जो आपकी रिमेनिंग आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो कितना आएगा, उसको डिनोट करो C1। ये जो है ये डिनोटेशंस T1, T2, T3 ये एग्जाम में इसके ऊपर मार्क्स रखे गए, तो ये डिनोटेशंस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप C1 लेते हो तो T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके, तो ये आपका C1 आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग आईटीसी जो C1 है, अब ये C1 क्या डिनोट करता है मैं आपको बता दूं। C1 डिनोट करता है कि भाई आपका बचा क्या, आपका बचा जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का है, टैक्सेबल सप्लाई का है। देखो हमने टोटल में से क्या डिडक्ट किया, एग्जाम को डिडक्ट कर दिया, ब्लॉक को डिडक्ट कर दिया, नॉन बिजनेस को डिडक्ट कर दिया। तो फिर एक्सक्लूसिव जो टैक्सेबल का है, जो रिलेटेड टू टैक्सेबल का है, जिसको हम आगे बोलने वाले T4, तो वो आपका बचा हुआ है ये C1 में, प्लस जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन तो हमने डिडक्ट किया ही नहीं, कॉमन फॉर ओके टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई या नॉन बिजनेस सप्लाई, क्योंकि हमने जो डिडक्ट किया वो एक्सक्लूसिव एग्जाम का डिडक्ट किया, एक्सक्लूसिव एग्जाम का यहाँ पे डिडक्ट किया, हमने कॉमन तो डिडक्ट किया ही नहीं था। मतलब C1 डिनोट्स ओके जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का है और कॉमन जो टैक्सेबल और एग्जाम का है, ये C1 डिनोट करता है। तो यहाँ पे C1 मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव टैक्सेबल और जो कॉमनली यूज किया।
इसका आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले लो। अगर आपको ये सवाल पूछा गया कि टोटल आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो C1 है, ये क्रेडिट लेजर में चले जाएगा, आप 3B में क्लेम कर लोगे। हाँ, ले लो क्रेडिट, ले लो, आप एक्सक्लूसिव टैक्सेबल का भी ले लो, कॉमन का भी ले लो। उसके बाद में जो बेटा फिर आता है ओके आपका बैकवर्ड कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन पोर्टल पे नहीं होता है, पोर्टल पे नहीं होता है, नहीं होता है, आपका आता है बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो क्या, तो फिर आप जो है T4 निकालोगे। व्हाट इज T4? आईटीसी ऑन IRS एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग ZRS। तो ये आप निकालोगे। तो ये जो C1 में से T4 जो है अगर आप डिडक्ट कर दोगे, ये आपके बैकवर्ड कैलकुलेशन है। ओके, T4 डिडक्ट कर दोगे तो वो मिल जाएगा आपको C2, यहां पे लिख देना C2 कॉमन क्रेडिट, वो मिल जाएगा कॉमन क्रेडिट। मतलब ये क्रेडिट ऐसा है, ध्यान सुनो, ये क्रेडिट ऐसा है कि ये अब टैक्सेबल और एग्जम कॉमन, बिल्कुल प्योर कॉमन मिल गया। तो उन्होंने जो है यहाँ पे टोटल बहुत ही सिंपल मेथड दी, टोटल माइनस T1 T2 T3। C1 वाला क्राइटेरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद में सेकेंड जो T4 जो है आप अपने बैकवर्ड में डिडक्ट करना, पोर्टल पे डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, पोर्टल पे तो क्रेडिट आ गया, पोर्टल पे क्रेडिट आ गया। उसके बाद में C1 माइनस T4 कर दोगे तो C2 आ जाएगा। ये हुआ आपका कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे D1, अब वो क्या कहते हैं, D1 निकालो, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। भाई साहब ये कॉमन में ओके, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई कितना है, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया D1 इक्वल्स टू, डिनोटेशंस याद रखना है, D1 इक्वल्स टू E बाय F इंटू C2। मतलब प्रोपोर्शनेट, जो भी एग्जाम आपने सप्लाई किया उसका प्रोपोर्शनेट लो और वो निकालो। E इक्वल्स टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, सुनना, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, और F इक्वल्स टू टर्नओवर इन स्टेट। अब इसमें कुछ नीचे कमेंट यहां पे दी है, इफ exempt, if E and F is not available for a tax period, क्योंकि ये जो लेना है आपको उस टैक्स पीरियड का एग्जाम कितना, उस टैक्स पीरियड का टर्नओवर इन स्टेट कितना। टर्नओवर इन स्टेट में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, ऑल एक्सपोर्ट सप्लाई, जितना भी टर्नओवर इन स्टेट है पूरा आपको लेना पड़ेगा। ओके, उसके ये कहते हैं कि अगर वो टैक्स पीरियड का आइदर ई नहीं मिला या एफ नहीं मिला तो फिर आप लास्ट टैक्स पीरियड का भी अमाउंट कंसीडर कर सकते हो फॉर अपोर्शन में। ये कब, जब नहीं मिला। और जब आप ये ई की वैल्यू ले रहे हो, यहाँ पे ये वैल्यू ले रहे हो या ये टर्नओवर ले रहे हो ई और एफ के लिए, तो इसमें आप एक्साइज, वैट और सीएसटी कंसीडर नहीं करोगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या, जनरली वैल्यू में हम एक्साइज, वैट, सीएसटी जो भी होता है ओके वो हम इंक्लूड करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए आपको ये कंसीडर नहीं करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब यहां पे मैं थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहूंगा और वो है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। यानी ई लेते वक्त आपको क्या ध्यान देना है। ऊपर अगर आप आओगे तो ई लेते वक्त यहां पे वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, ई लेते वक्त यहां पे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू ई, यहां इक्वल्स टू ई। ई लेते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, तो अब देखो वो क्या कहते हैं। एग्जाम सप्लाई की वैल्यू जो है, नील रेट अगर कोई सप्लाई होगा उसकी वैल्यू ले लो, वोनली एग्जाम सप्लाई होगा उसकी वैल्यू ले लो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा तो वो भी एग्जाम माना जाएगा, उसकी भी ले लो। पर ये नॉन टैक्सेबल पे अगर एक्साइज लगा होगा या वैट लगा होगा या ओके यहां पे सीएसटी लगा होगा तो वो मत कंसीडर करना, वो मत कंसीडर करना। चलो ये तो 3 पता था, लेकिन सेक्शन 17(3) बड़ा इंपॉर्टेंट ओके यहाँ पे सब सेक्शन है। और सेक्शन 17(3) क्या कहता है, वो कहता है कि सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब अगर कोई सप्लायर, ध्यान से देखना, अगर कोई सप्लायर ओके रिसिपिएंट को सप्लाई करता है और वो आरसीएम में है, ये जो उसने सप्लाई किया वो यहाँ पे आरसीएम में, मतलब रिसिपिएंट उसका टैक्स दे रहा है, तो हाँ रिसिपिएंट उसका टैक्स दे रहा है, तो ये सप्लायर का आउटवर्ड, ये सप्लायर का जो आउटवर्ड है ये एग्जम्प्ट माना जाएगा और एग्जम्प्ट वैल्यू में लिया जाएगा। इनडायरेक्टली ये जो सप्लाई एग्जाम माना जा रहा है फ्रॉम सप्लायर ओके लेंस, फ्रॉम सप्लायर एंगल, तो अगर इसको एग्जाम मान ले तो डेफिनेटली फिर इसका आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। रिवर्स चार्ज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सप्लायर का सप्लाई नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज, तो सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए तो जीटीए को फिर ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है ना उन्होंने। तो ऐसे केस में सप्लाई अंडर आरसीएम। तो सेकंड, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज,
अगर कोई आप सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन करते हो तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन वैसे तो सप्लाई नहीं है, पर फॉर्मूले के लिए ई के लिए वो सप्लाई माना, वो एग्जम सप्लाई माना जाएगा ई के लिए। मतलब आपने अगर कोई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस किए होंगे तो वो भी ई में कंसीडर करना पड़ेगा, और जो कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 1% ऑफ सेल्स वैल्यू। जितनी सिक्योरिटी का आपने, अगर आपके एसेट में सिक्योरिटी रखी होगी, अब जैसा वी स्मार्ट में भी मैं सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करता हूं, तो सिक्योरिटीज की अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं और 20 लाख के सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग किया, तो जो भी मेरी सेल्स वैल्यू होगा उसका 1% वैल्यू मानी जाएगी। ओके, और वो ई में ऐड करनी पड़ेगी अगर मेरा एग्जाम सप्लाई का प्रोपोर्शन होगा। दूसरा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, हाँ ध्यान रहे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंटेंडेड फॉर सेल नहीं। जो लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाद में सेल किया, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ओके ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ई में ऐड की जाएगी। उसके बाद में सप्लाई वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अगर समझ लो आपने कस्टम्स लॉ के हिसाब से आपने गुड्स वेयर हाउसिंग किया हुआ है और इन वेयर हाउस आपने वेयर हाउस सेल किया है फ्रॉम मिस्टर ए टू बी अगर आपने सेल किया है और गुड्स कस्टम वेयर हाउस में ही है, तो वो ए के लिए एग्जाम सप्लाई माना जाएगा और उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, वैल्यू सप्लाई गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप एट अराइवल टर्मिनल एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकमिंग पैसेंजर। ओके, तो मतलब क्या कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप में ऐसे गुड्स की वैल्यू क्या है एट अराइवल पोर्ट, ओके वो वैल्यू वेयर हाउस गुड्स की वैल्यू मानी जाएगी, वो वैल्यू वेयर हाउस गुड्स की वैल्यू मानी जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डू नॉट कंसीडर अदर शेड्यूल 3 एक्टिविटी इन एग्जाम सप्लाई। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शेड्यूल 3 की हमने सिर्फ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कवर की है और ये वेयर हाउस वाला सेल कवर किया है। अगर आपको सप्लाई का शेड्यूल 3 याद होगा तो शेड्यूल 3 का हमने सिर्फ 2 कवर किया है। इसके अलावा ध्यान सुनना, इसके अलावा अगर आप शेड्यूल 3 की कोई अदर एक्टिविटी करते हो, जैसे हाई सी सेल हुआ या कोई भी अदर एक्टिविटीज आप शेड्यूल 3 की करते हो, तो वो सिचुएशन में वो एग्जाम सप्लाई नहीं माने जाएंगे और उसका आईटीसी अलाउ किया जाएगा। यस यस यस, शेड्यूल 3 के एक्टिविटी ओके ये 2 छोड़ के, कौन सा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और वेयरहाउस वाला छोड़ के बाकी कोई भी एक्टिविटी होगी ओके तो वो जो एक्टिविटी में कोई इनपुट वगैरह आपने यूज किया होगा तो वो क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 की बाकी एक्टिविटी यहां पे एग्जाम सप्लाई नहीं मानी जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर आप हाई सी सेल कर रहे हो तो हाई सी सेल में ओके आपने वेयरहाउस सेल एग्जाम में कवर कर लिया उन्होंने, हाई सी सेल अगर आप कर रहे हो, ट्रांजिट सेल आप कर रहे हो, तो आपके क्रेडिट ब्लॉक नहीं किए जाएंगे ओके इवन दो कवर्ड इन शेड्यूल 3। फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम एक्टिविटी है आपकी, तो आपको क्रेडिट मिलेंगे ओके इवन दो वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा, सिंपल वर्ड में। नाउ नेक्स्ट, एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड्स, और एग्जाम सप्लाई में क्या नहीं आएगा, मतलब ये एग्जाम सप्लाई नहीं माने जाएंगे, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एक्सेप्ट ऑफ बैंक और एफआई। मतलब अगर आपका कोई इंटरेस्ट इनकम होगा आपके बुक्स में या डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंटिंग, या वो अगर इनकम होगा आपका, तो वो सिचुएशन में ये जो इनकम है बेटा ओके इवन दो इंटरेस्ट इज एग्जाम सर्विस, हमने देखा था सप्लाई में, इवन दो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एग्जाम सर्विस, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के लिए वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा और ई में कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बैंक होगी, बैंक और एफआई होगा, तो फिर उनके लिए एग्जाम माना जाएगा और उनके आईटीसी प्रोपोर्शनेट ब्लॉक हो गए। लेकिन नॉर्मल आप बैंक नहीं हो, एफआई नहीं हो, नॉर्मल पर्सन हो और आपके इंटरेस्ट इनकम होगा, तो वो आपका एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी या एक्सक्लूसिव आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा और आपको पूरा आईटीसी दे दिया जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, तो ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये एफटीपी का कांसेप्ट है, क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है ओके रोड टैप वगैरह, तो ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होगा तो वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जितना एनालिसिस कर सको कर लेना। यहां पे ये जो एरिया है ये ट्रिकी एरिया है और यहां इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जितना पॉसिबल हो आपको ये अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना। मैंने रिवीजन में कवर कर लिया है। तो ये था रिगार्डिंग टू ई बाय एस ओके, ये क्या लिया जाता है ई बाय एस, ठीक है। अब एग्जाम पर्पस के लिए तो बेटा मैं कहूँगा आज तक जितने भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ तक हमने जो देखा ओके उस पर है। तो इसमें जो D1 तो हमारा हो गया, अब आते हैं D2 पे। D2 क्या कहता है, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस। अगर कोई कॉमन क्रेडिट होगा, सबसे पहले तो आपका कॉमन क्रेडिट होना चाहिए ओके और वो कॉमन क्रेडिट किससे रिलेटेड है, तो नॉन बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है।
अगर वो कॉमन क्रेडिट नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड है तो यहाँ पे ओके फिक्स कर दिया 5% ऑफ C2, ये अनड्यू हार्डशिप है, रेशियो में नहीं, फिक्स 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट C2 वो ले लिया जाएगा। ओके, और उतना आपको जो है ये क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई और ये कॉमन क्रेडिट जो है यहाँ पे ये D1 D2 जो है ओके ये आपको आपके क्रेडिट से लेस करना पड़ेगा, C2 से लेस करना पड़ेगा, मतलब ये रिवर्स करना पड़ेगा, ये जो भी है ये रिवर्स करना पड़ेगा, या बैलेंस नहीं होगा तो पे करना पड़ेगा। ओके, GSTR 3B में जो है इसका ऑप्शन है आइदर रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। ओके, और बचा हुआ फिर कॉमन का आपको मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कुछ ट्रिक्स है उनकी, क्वेश्चन पूछने की और आपको कंफ्यूज करने की। कभी कभी क्या करेंगे वो पता है क्या, ओके आपको पूरा T दे देंगे, T1 दे देंगे, T2 दे देंगे, T3 दे देंगे, उसके बाद में यहाँ पे T4 दे देंगे, T4 भी दे देंगे यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। आपको T4 दे दिया और कॉमन क्रेडिट भी दे दिया तो फिर आपको इतना घुमा के जाने की जरूरत ही नहीं, आपको यहाँ तक आना है। भाई गाड़ी यहाँ की पकड़नी है, यहाँ की गाड़ी ऐसे पकड़ो पूरा घूम के, ऐसा पकड़ो पूरा घूम के, ओके, या डायरेक्ट भी पकड़ सकते हो। समझ लो आपको प्रॉब्लम में T4 दे दिया और आपको प्रॉब्लम में कॉमन क्रेडिट्स भी दे दिए या बता दिया कि ये कॉमन क्रेडिट्स है, आप ट्रेस कर सकते हो। तो ऐसे केस में आपको दो सवाल पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा, तो कुछ नहीं, आपको T4 प्लस ये ऐड करना है, पूरा घूम के आना ही नहीं है, घूम के आना ही नहीं है। तो ये एक तरीका पूछ सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम में डायरेक्ट C2 दे देते हैं, ओके, तो डायरेक्ट C2 मिल रहा है कॉमन क्रेडिट का, तो क्यों पीछे ऊपर से जाते हो, हमको यहां तक आना है ना, यहां तक आना है तो बात खत्म। ओके, ये C2 ले लो, ओके, ये और ये C2 से C1 भी निकाल सकते। कैसे C2 से C1 निकाल सकते हैं, बोलो, C2 से C1 कैसे निकाल सकते हैं? C2 प्लस T4 निकल गया C1, क्रेडिट लेजर में उतना जाएगा, C2 तुमको दिया हुआ है उस पर से डायरेक्ट D1 निकाल लो, दैट्स ऑल। तो ये जो ट्रिक्स इन्होंने क्वेश्चंस में यूज किए हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है जरूर देखिए आप, अभी देखिए, बाद में जब प्रेशर बढ़ेगा तब पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रिक्स दी है, लिख कर देखो, मजा आएगा आपको। ओके, तो ये जो है बेटा यहां पे हमने देखा रिगार्डिंग टू D1। अब एक सवाल स्टूडेंट का ये आता है कि सर D2 ऑलवेज हमने कैलकुलेट करना चाहिए क्या? नहीं, अगर प्रॉब्लम में, सुनो, अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली ये दिया है, ठीक है भाई, स्पेलिंग वेलिंग की तरफ आप ध्यान मत देना। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली ये दिया है, ये दिया है क्या कि कॉमन इनपुट या इनपुट सर्विस यूज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस, तो ही ये निकालना। हर प्रॉब्लम में 5% निकालने की जरूरत नहीं है, ओके, तो ये निकालना। अब देखो नीचे वाला मैकेनिज्म आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऊपर के ऊपर है। अब ये तो क्या हुआ, आपने इस तरह से मंथली इनपुट और इनपुट सर्विस का अपोर्शन किया। अब गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है, जो मंथली ऊपर दिए गए अपोर्शन में आप जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन लोग इसमें प्लानिंग करने के चांसेस है और गवर्नमेंट को पता है क्या होगा। आप अपोर्शन कर रहे हो ना टर्नओवर के इसमें, तो इस बार का ना ये मंथ में क्रेडिट ज्यादा है तो टैक्सेबल का टर्नओवर ज्यादा रखे। आपने टैक्सेबल का टर्नओवर ज्यादा रखा और एग्जाम का कम रखा, तो इस बार का अपोर्शनमेंट ITC ज्यादा मिलेगा। इस बार का ITC इस मंथ में कम है तो एग्जाम का ज्यादा बूस्ट कर दे, एग्जाम का ज्यादा बूस्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ओके, ITC ऑलरेडी कम है तो ज्यादा रिवर्सल नहीं आएगा, ज्यादा पेमेंट नहीं आएगा D1 D2 का। तो लोग जो है यहाँ पे चालाकी करते हैं, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारी चालाकी हम पकड़ेंगे। तो अब देखो तुमने जो मंथली लिया, कितना क्रेडिट मंथली लिया है, ओके, यहाँ पे तो D1 पूरे साल का सम अप करो, D2 पूरे साल का सम अप करो, टर्नओवर पूरे साल का सम अप करो, और सेम फॉर्मूला आप, ये जो सेम फॉर्मूला है आप जो मंथली बेसिस पे लगा रहे हैं, अब ईयरली बेसिस पे रेशियो निकालो, अलग आ सकता है, आता भी है, तो ईयरली बेसिस पे निकालो। तो तुमने जो मंथली निकाला, अब सबको सम अप करके ईयरली बेसिस पे, तो वो एक तरह का वेटेड एवरेज आ जाता है, और वो वेटेड एवरेज में डिफरेंस होगा, और आपने क्रेडिट ज्यादा लिया होगा और डिफरेंस आ रहा होगा तो पे करो, और आपने क्रेडिट कम लिया होगा उस ईयरली एवरेज से, तो जितना डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट ले लो। तो उसकी मेथड्स नीचे उन्होंने दी है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने देखा बेटा रिगार्डिंग टू हाउ टू कैलकुलेट यहाँ पे। हाँ, अब एक बार फिर से लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट मैकेनिज्म कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टैक्सेबल प्लस कॉमन का क्रेडिट क्लेम कर लो, और
जो एग्जाम का प्रोपोर्शनेट है वो रिवर्स करो, ऐसा मैकेनिज्म है। पहले पूरा ले लो, ओके, पहले पूरा ले लो और फिर गवर्नमेंट ने थप्पड़ दिया और गवर्नमेंट ने कहा बाकी ये रिवर्स कर। तो ये मैकेनिज्म था रिगार्डिंग टू इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी हम कैसे बाइफरगेट करेंगे। डन। नाउ अब आते हैं रूल 42 पे। यहां तक क्लियर सभी को आपको? अब आते हैं रूल 42 पे। अब रूल 42 क्या कहता है? मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का इन्होंने अलग किया। क्यों अलग किया? कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज इजीली ट्रेस हो जाती है, कितना स्टॉक यूज हुआ, क्या हुआ। लेकिन कैपिटल गुड्स की लाइफ जो है, ओके, ये 5 साल 10 साल 15 साल रहती है। तो उसको कैसे बाइफरगेट करना कि भाई अगले 5 साल तक या रिमेनिंग लाइफ पर हम कितना प्रोपोर्शनेट एग्जाम निकालेंगे, कितना प्रोपोर्शनेट ओके हम टैक्सेबल निकालेंगे, ये बाइफरगेट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। नो डाउट बाइफरगेट तो ई बाय एफ के बेसिस पे ही होगा, बाइफरगेट ई बाय एफ के बेसिस पे ही होगा। लेकिन ये बाइफरगेट कैसे करना, तो यस ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं आपको जस्ट ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने फॉर्मूला कैसे दिया और नीचे मैंने डायग्राम भी यहां पे दिया हुआ है। पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट ऊपर की थ्योरी आपको समझना आसान हो जाएगी, वो चार्ट समझना आसान हो जाएगा। आ जाते हैं रूल 43 के डायग्राम पे। नीचे मंथ लेते हैं अप्रैल, फिर मई, फिर जून, ओके जून, यहां पे सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड एक्सेट्रा। हमारा यह हाईलाइट करना, हमारा रिलेवेंट टैक्स पीरियड है अगस्त। हम जो भी देख रहे हैं अगस्त का यहाँ पे टैक्स पीरियड को कंसीडर करके देख रहे हैं। अब इसमें इसके नीचे मैंने 3 सिचुएशंस एक्सप्लेन की है, केस 1, केस 2 और केस 3। जो आपने मेरे पास क्लास किया होगा तो मैंने इसको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया था। वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो पूरा फोकस रखना अगस्त पे, और अगस्त पे फोकस रख के यहाँ पे मैं लेता हूँ केस 1। केस 1, ये जो पूरा टेबल है ये पूरा टेबल केस 1 का है। यहाँ पे ये पूरा टेबल केस 1 का है, ठीक है। डन डना डन डन। अब देखो यहां केस 1 में कॉमन CG1, एक नाम दे रहा हूं, कॉमन CG1 परचेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो हमने कॉमन कैपिटल गुड्स खरीदा। कैपिटल गुड्स तो इजीली ट्रेस हो जाता है कि ये कैपिटल गुड्स कॉमनली मैंने ऐसे खरीदा ऑफिस के लिए, तो मुझे पता ही है कि ऐसे दोनों के लिए यूज होने वाला है, जो बुक सेल के स्टूडेंट है या फिर वो स्टूडेंट ओके जो ट्यूशन क्लासेस के लिए आ रहे हैं। मैंने CG1 कॉमनली खरीदा, बहुत ही सिंपल वे में ले रहा हूं। आईटीसी शोन इन द इनवॉइस, इनवॉइस में आईटीसी यानी जीएसटी जो शोन है वो यहाँ पे 6 लाख है। तो उस कैपिटल गुड्स जो मैंने इस टैक्स पीरियड में खरीदे उसका आईटीसी कितना, उसको डिनोट किया जाता है ए से, ओके उसको डिनोट किया जाता है ए से। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला फोकस इस टैक्स पीरियड में क्या खरीदा और वो कॉमन कैपिटल गुड्स क्या है। तो वो कॉमन कैपिटल गुड्स जो है हम पूरा फोकस कॉमन कैपिटल गुड्स पे कर रहे हैं, तो उसको डिनोट करो 6 लाख से। अब इसका आईटीसी बाइफरगेट करने का तरीका, अब वो क्या कहते हैं, ये 6 लाख पूरा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दो। हाँ ले लो पूरा क्रेडिट। अरे सर कॉमन, पूरा ले लो भाई। अरे सर बट, नो बट शर्ट, ओनली कट टू कट, पूरा ले ले भाई। ओके तो मैं जो है कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट जो इस टैक्स पीरियड में खरीदा उसका मैं ले लूंगा, ठीक है। अब यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 ईयर्स, उसकी यूजफुल लाइफ रूल कहता है 5 ईयर्स मानो, यानी 60 मंथ्स मानो, 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स मानो उसकी यूजफुल लाइफ। ओके यहां पे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस ऑफ इनवॉइस। अब जो आपने ये एक आपने 2 स्टेप ले ली थी। पहले तो जितना कैपिटल गुड्स खरीदा उसको आपने ए का जो पूरा क्रेडिट आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दिया। अब एक डिनोटेशन पिक्चर में लाओ, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, टीसी। टीसी आपने एक ही कैपिटल गुड्स खरीदा हुआ है, ओके या आपने 2 खरीदोगे तो 2, 3 खरीदोगे तो 3, तो सबकी टोटल, टी मतलब टोटल। तो जो आपने अब यहां पे 6 लाख आपने कैपिटल गुड्स, वो उसको डिनोट करो टीसी। अब ये जो क्रेडिट आपने लिया है टीसी, टोटल क्रेडिट, इसको 60 मंथ में डिवाइड करो।
हाँ, क्योंकि कैपिटल गुड्स की लाइफ हमने कितने अज्यूम की, 5 ईयर्स, तो 60 मंथ में डिवाइड करो तो कितना ये पर मंथ कितना है, पर मंथ 10,000। मतलब क्या कि भाई मैंने ये अगस्त का 10,000, अगस्त का 10,000, सितंबर का 10,000, ऐसे आगे 60 मंथ्स, ये पूरी एक्सेल बनानी पड़ती है। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मैकेनिज्म तो समझना पड़ेगा ना। ओके 10,000 ऐसे ये 60 मंथ में ओके मेरे एक्सेल में वो कैपिटल गुड्स के टाइटल में डिवाइड हो जाएंगे। ओके ऐसे मुझे हर मंथ में जो कैपिटल गुड्स खरीदे सबके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 60 मंथ में हो गया तो फिर आप एक फॉर्मूला लगाओ। ओके अपोर्शन कैसे करना, पर मंथ का आ गया तो टी निकाला जाएगा और यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी एम इंटू ई बाय एफ। अब देखो यहाँ लिख देना, हो सकता है आपके बुक में टी आर होगा, तो यहाँ पे ओके टी एम इक्वल्स टू टी आर, दोनों का मतलब एक ही है। प्रॉब्लम में आप टी एम भी यूज कर लो तो चलेगा। तो जो आपका 10,000 आया इंटू अगस्त का एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर, अगस्त का एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर, एग्जाम सप्लाई एग्जाम वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिवाइडेड बाय एफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। अब मैंने ई बाय एफ इधर डिफाइन कर दिया इसलिए वापस इधर नहीं लिया। टोटल टर्नओवर इस रेशियो में डिवाइड कर दो, इस रेशियो में डिवाइड कर दो और ये जो टीई आएगा इतना आप इस मंथ में पे करो, इस मंथ में पे करो। ऐसे आपको अगले 60 मंथ पे करना पड़ेगा। ओके अगले 60 मंथ आपको उस कैपिटल गुड्स का रिवर्सल करना पड़ेगा। जब सितंबर आएगा, अब ये कैलकुलेशन में कभी नहीं आया, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब सितंबर आएगा तो तब का सितंबर का ई बाय एफ को 10,000 को, क्योंकि 10,000 तो फिक्स हो गया 60 मंथ में, 10,000 फिक्स हो गया 60 मंथ में। अब इसको हर मंथ में कितना पे करना है, तो उस मंथ का रिस्पेक्टिव मंथ का जो ई बाय एफ होगा इंटू 10,000 वो आपको रिवर्सल करते जाना है, वो आपको रिवर्सल करते जाना है। केस 1 समझा, जो बड़ा सिंपल था, केस 1 समझा। इसमें 3 मेजर केसेस समझनी है और केस 2 समझ लो। आपका क्लाइंट ऐसा है और हम अगस्त पे ही फोकस कर रहे हैं, सुनना, अगस्त पे ही फोकस कर रहे हैं और आपका क्लाइंट ऐसा है कि उसने CG1 तो खरीदा अगस्त में और CG2 नाउ यूज फॉर कॉमन सप्लाई इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब ये CG2 क्या है, तो आपके पास अगर यहां पे आप लिख रहे होगे तो ऐसा एरो कर दो CG2, ये जो CG2 है, अप्रैल में मैंने, सुनना, अप्रैल में मैंने जो है यहां पे एक कैपिटल गुड्स खरीदा था CG2 जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था। अब जब वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए था तो मैंने ITC लिया नहीं, उस पर GST 4 लाख रुपीस, तो मैंने ITC लिया नहीं। लेकिन अब वो अगस्त में कॉमन में शिफ्ट हो गया, स्विच हो गया कॉमन में। अब कॉमन में अगर वो स्विच हो जाता है, ओके कौन से मंथ में, अगस्त के मंथ में, तो अब गवर्नमेंट आपको एक फायदा दे रही है कि चलो भाई, पहले एक्सक्लूसिव था इसलिए हमने दिया नहीं था क्रेडिट, अब वो कॉमन में आया तो हम प्रोपोर्शनेट देने के लिए रेडी है। अब प्रोपोर्शनेट देने के लिए रेडी है तो कैसे लेना, CG1 जो इस मंथ में खरीदा उसका ITC, उसको A डिनोट करो, कैपिटल CG2 उसको भी A डिनोट करो, उसका जो टोटल ITC था जब आपने खरीदा था, उसका टोटल ITC जब आपने खरीदा था वो ले लो। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को टोटल 10 लाख ट्रांसफर कर दो। पहले तो क्रेडिट ले लो 10 लाख, और इस सर पूरा ले लो, हाँ थप्पड़ गिरेगी आपको बाद में, और पूरा ले लो, हाँ सर वो जो एग्जाम वाला था अभी कॉमन में आया था उसका भी पूरा ले लो, हाँ अभी के कॉमन का भी पूरा ले लो, हाँ आप पूरा ले लो। अब पूरा लेने के बाद आपका जो TC रहेगा, तो TC ऑफ CG1 कितना 6 लाख, TC ऑफ CG2 कितना 4 लाख। ओके तो जो TC निकलेगा CG1 एंड CG2 4 लाख। अब इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो, इन दोनों का TM निकालो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 तो 10,000 और 4 लाख डिवाइडेड बाय आगे 60 तो 6667, ये आ गया दोनों का। फिर TE जो है वो CG1 का निकालो। ओके CG1 का TE इस मंथ के टर्नओवर के रेशियो में, हाँ अब देखो जो CG1 का TE निकाला इस मंथ के टर्नओवर के रेशियो में, ओके जो 10,000 ये जो यहां से आया, ये आगे 60 मंथ रिवर्सल होगा। आई रिपीट, ये आगे 60 मंथ रिवर्सल होगा इन द E बाय F रेशियो। लेकिन CG2 जो है, ओके जो आपका मंथली आया वो डिवाइडेड बाय 60 फिक्स फॉर्मूला है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये डिवाइडेड बाय 60 TM निकालते हो फिक्स फॉर्मूला है। तो जो ये 667 आया जो रेशियो है 1818, ये आपको रिवर्स या पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 60 मंथ नहीं करना पड़ेगा, ये 56 मंथ करना पड़ेगा फ्रॉम द अगस्त अकॉर्डिंग टू ई बाय एफ। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अप्रैल मई
जून और जुलाई 4 मंथ्स हो गए थे, तो ये 4 मंथ्स तो ओके प्रोपोर्शनेट हो गए थे और आपने ओके वो क्रेडिट जो है 4 मंथ्स एग्जाम के लिए होगा, तो आपको जो ये रिवर्सल करना है CG2 का वो 56 मंथ के लिए रिवर्सल करना है। अब देखो, अब एक सवाल क्या आता है, और यहां पे अब पिक्चर में आता है पेमेंट TIE। अब गवर्नमेंट का फंडा क्या है, गवर्नमेंट कह रही है, देख ओके गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पे जो है हमने आपको जब कॉमन में आया तो पूरा क्रेडिट दे दिया। अब कॉमन में आने के बाद अगर हमने आपको पूरा क्रेडिट दे दिया, पर 4 मंथ्स तो वो किसके लिए यूज हुआ था, 4 मंथ्स वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज हुआ था, उतना प्रोपोर्शनेट तो क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए ना आपको। 56 मंथ का हम जो है आपको प्रोपोर्शन में क्रेडिट भी देंगे, मतलब हमने पूरा क्रेडिट दे दिया और ओनली एग्जाम का रिवर्स करेंगे, यानी TE रिवर्स करेंगे ओनली रिलेटेड टू एग्जाम। लेकिन पहले 4 महीने का तो पूरा क्रेडिट भी इसमें आ गया ना, क्योंकि हमने तो आपको 6 लाख एज वेल एज 4 लाख दोनों का क्रेडिट दिया। तो फिर यहां पे गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया TIE, और TIE यानी क्या, नाउ यहां पे 4 लाख जो है इंटू 2 क्वार्टर्स। अब 2 क्यों लिए, क्योंकि कैलेंडर क्वार्टर लेना, ठीक है, कैलेंडर क्वार्टर लेना, समझ लो अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर। ओके, तो जो मंथ का जो क्वार्टर में इनवॉइस है, हमारा इनवॉइस 10 अप्रैल का था, तो जो क्वार्टर में इनवॉइस है वो पहला क्वार्टर माना जाएगा, वो कैलेंडर क्वार्टर पहला क्वार्टर माना जाएगा। तो ये हो गया, और एनी पार्ट ऑफ द क्वार्टर, आगे पार्ट ऑफ द क्वार्टर स्विच होने के पहले तो उसको फुल क्वार्टर माना जाएगा। इसलिए 2 क्वार्टर का इंटू 5% इतना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा एज अ TIE, यानी गवर्नमेंट ने पूरा क्रेडिट देके उसका जो प्रोपोर्शनेट एक्सक्लूसिव में जब यूज हुआ था उतना आपसे पे करवाया। आई होप सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, समझ गया होगा। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में केस 3, एक सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि भाई आपने कॉमन कैपिटल गुड्स खरीदा इन द मंथ ऑफ अगस्त, और CG3, अब ये CG3 क्या है, ये इधर है CG3, ये CG3 इधर है। मई में आपने कैपिटल गुड्स 3 खरीदा था एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जिसका ITC ले चुके थे, और वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था, जिसका ITC आप ले चुके थे। अब देखो क्या हुआ, वो अगस्त में कॉमन में शिफ्ट हो गया। अब देखो ITC ले लिए थे आपने, बोलो 2 बार ITC ले लिए थे आपने, अब वो कॉमन में शिफ्ट हो गया। तो अगस्त प्लस इसके आगे के मंथ में आपको प्रोपोर्शनल एग्जाम का रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो रिवर्स कैलकुलेशन कैसा करे, तो देखो पहले तो अगस्त में आपने कौन सा खरीदा, CG1, तो उसका तो पूरा ले लो भाई, CG1 का तो, और वो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दो। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दी है, डोंट अवेल ITC ऑफ CG3 बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी टेकन इन द मंथ ऑफ मे। यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। देखो एग्जाम का कॉमन में आया तो हमने तब नहीं लिए थे, इसलिए यहां क्रेडिट ले लिए, लेकिन टैक्सेबल का कॉमन में आया तो हम क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए फिर से क्रेडिट मत लेना। फिर से क्रेडिट मत लेना है तो बहुत बड़ी घनघोर मिस्टेक हो जाएगी। ये लॉजिकली कैसे फिर से मिलेगा, डबल थोड़ी मिलेगा, आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो फिर से क्रेडिट मत लेना, ठीक है। तो अगर पहला सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना जाएगा, तो 6 लाख ही जाएगा, CG3 का नहीं जाएगा। लेकिन जब TC निकालोगे, सुनना, जब TC निकालोगे तो TC दोनों का, क्योंकि TC ये एक फॉर्मूला का बेस है कॉमन क्रेडिट को बाइफरगेट करने के लिए, क्योंकि हमें बाइफरगेट आगे करना है। तो TC में CG1 का भी लोगे, TC में CG2 का भी लोगे, CG2 का भी लोगे, तो 6 लाख और 3 लाख। भाई सर ये 3 लाख कहां से आया, तो ये 3 लाख यहां पे जो मैंने ऑलरेडी ITC ले लिया था। तो यहां सिचुएशन क्या हुई, क्रेडिट नहीं मिलेगा पर TC के लिए कंसीडर होगा। बोलो मेरे को, क्रेडिट नहीं मिलेगा पर TC के लिए कंसीडर होगा। ओके, और फिर उसके बाद में यहां पे TM निकालो, दोनों का TM निकलेगा। तो और TM जो है मंथ बेसिस पे, ये फिक्स है बेटा, डिवाइडेड बाय 60 ही करना पड़ता है, यहां दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बेस पे TE निकाल लो, ओके CG1 का 2727 आया, जो 60 मंथ रिवर्स करना है, और इसका 1363 जो रिमेनिंग जो मंथ बचे, क्योंकि वो 3 महीना यूज हो गया था, तो रिमेनिंग मंथ जो बचे उसमें आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। तो ये ब्रॉड सेंस में मैंने आपको बता दिया। बस ये ख्याल रखना, एग्जाम के लिए क्रेडिट भी मिल जाते हैं और TC के लिए भी कंसिडर होता है। टैक्सेबल कॉमन में आया तो यहाँ पे जो है ओके क्रेडिट नहीं मिलते हैं पर TC के लिए कंसिडर होता है, और यहाँ TIE देने की जरूरत नहीं है। ओके, TIE वगैरह कोई देने की जरूरत नहीं है। क्यों यहाँ पे TIE तभी पिक्चर में आएगा जब एग्जाम से वो एग्जाम कॉमन में आएगा, तभी पिक्चर में आएगा,
क्यों? क्योंकि कुछ पीरियड के लिए वो एक्सक्लूसिव एग्जाम के लिए यूज हुआ, उतना तो पे करना पड़ेगा ना भाई, पर यहां पे वो तो टैक्सेबल के लिए था, इसलिए ये केस में टीआई निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। डन 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 डन, आपको समझ गया? बस बेटा यही है। ओके, कैपिटल गुड्स। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं, रूल 42 का अप्रोच टोटली अलग अलग रखना। वो टोटल लेके माइनस 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 किया, यहां पे ऐसा नहीं है, टोटल लेके माइनस माइनस नहीं है। यहां पे ये है कि जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए लोइच मत, लोइच मत। यहां पे क्या था, टोटल लेके डिडक्ट करो। यहां बोलते हैं कि भाई लेने का नहीं उसका, जो एक्सक्लूसिवली यहां पे यूज फॉर बिजनेस और टैक्सेबल के लिए होगा उसका ले लो, और जो कॉमन होगा, अब ये जो सी है वो कॉमन है, जो कॉमन होगा तो यस, ये जो हमने देखा कि टीआईई कैसे निकालना। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स कॉमनली यूज, तो जो रिलेवेंट पीरियड में हुआ या जो स्विच हुआ एग्जम्प्ट वो ले लो और उतना क्रेडिट ले लो, और जो टैक्सेबल का स्विच हुआ कॉमन में, टैक्सेबल का कॉमन में स्विच हुआ तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा पर टीसी में कंसीडर होगा। ओके, टीसी में कंसीडर होगा पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर टीएम निकाल लो और टी निकाल लो, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है, आपने देखा? यस और नो? डन 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 डन। ओके, सिंपल था कि नहीं था? अरे ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो चलो यहां पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिस्कशन जो अभी हमने किया। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये तो सेक्शन 17 हमने प्रोविजन देख ली। अब ये सेक्शन 17 के टाइटल पे आ जाओ, ऊपर यहाँ पे सेक्शन 17 1 2 एंड 3 के टाइटल में आ जाओ। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 17(4). अब ये सेक्शन 17(4) क्या कहता है? स्पेशल ऑप्शन फॉर आईटीसी टू बैंकिंग और एफआई। तो ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझ लो कोई बैंक है, सॉरी समझ लो कोई बैंक है या एफआई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो इनका आउटवर्ड सप्लाई, इनका आउटवर्ड सप्लाई में जो इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन इनकम, लोन पे, एडवांसेस पे, डिपॉजिट्स पे, ओके, ये मेजर इनकम होती है। और अदर बैंक चार्जेस वगैरह, पोर्टफोलियो चार्जेस एंड अदर, ओके, अदर सर्विसेज। सो अब देखो क्या है, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि वैसे तो अगर इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग वगैरह होगा तो नॉर्मली वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा, पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा एक वर्ड पे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंक और एफआई। बैंक और एफआई छोड़ के, मतलब बैंक और एफआई होगी तो ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, यहाँ पे ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा समझ लो इनका टैक्सेबल सप्लाई, इनका टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर वो एग्जाम सप्लाई अगर हमने मान लिया तो यहाँ पे रूल इनपुट, इनपुट प्लस इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 अप्लीकेबल हो जाएगा, और कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 अप्लीकेबल हो जाएगा, जो अंडर सेक्शन 17(1) और 2 में दिए गए हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के रिक्वेस्ट पे इन्होंने क्या किया कि बैंकिंग सेक्टर को इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे दो ऑप्शन दिए। एक जो ऑप्शन 17(1) और 17(2) में है, मतलब रूल 42 ओके प्लस रूल 43 के फॉर्मूला लगा, वो यहाँ पे T1 T2 T3 या फिर TC TM ओके TE ये निकालो। एक तो वो फॉर्मूला से आपको प्रोपोर्शनेट रेशियो में बाइफरकेट कर दो, ठीक है, ये एक फॉर्मूला। दूसरा और उनको यहाँ पे दिया गया सेक्शन 17(4) का ये ऑप्शन दिया गया, और ये ऑप्शन क्या है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन है सेक्शन 17(4) का, सेक्शन 17(4) का ऑप्शन दिया गया। अब ये सेक्शन 17(4) का ऑप्शन क्या है? अगर आपको ये रूल 42 और 43 कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं करना है, भाई उनका कहना है नहीं करना है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर आपको क्या करना है, आपको जो है जो टोटल इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज जो है, तो टोटल इनपुट सर्विसेज के जो आईटीसी हो गए, समझ लो ये आईटीसी अज्यूम 5 CR है ओके ऑफ दिस मंथ। तो अगर ये जो 5 CR है, टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज के 5 CR है, इसका 50% आईटीसी ही अलाउ किया जाएगा, इसका 50% आईटीसी ही अलाउ किया जाएगा। अब ये 50% यानी जो भी रहेगा 50% आईटीसी, लेकिन वो भी 50% कैसा, लेस ब्लॉक क्रेडिट, जो भी ब्लॉक क्रेडिट है ओके ब्लॉक क्रेडिट है या इनएलिजिबल आईटीसी है, इनएलिजिबल आईटीसी है, वो डिडक्ट करने के बाद समझ लो ब्लॉक क्रेडिट है 0.5 करोड़ का, तो कितना बचा यहाँ पे, या इनएलिजिबल है कितना बचा 4.5 करोड़। तो ये 4.5 करोड़ का 50% यहाँ पे यानी
ओके आईटीसी वो फ्लैट ले सकता है 2.25 सीआर, बस इतना। आइदर तुम फॉर्मूला से अपोर्शन करो एक्चुअल बेसिस पे। ओके अगर कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर फॉर्मूला बेसिस नहीं लगाना चाहता है तो इनएलिजिबल इनएलिजिबल चाहिए यहाँ पे, इनएलिजिबल आईटीसी डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसका 50% वो आईटीसी लेगा। तो ये प्रोविजन इन्होंने यहाँ पे लाई। तो देखो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में सेक्शन 72 में 42 43 फॉलो करें, या फिर टू अवेल इन एवरी मंथ अमाउंट इक्वल्स टू 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, जो एलिजिबल है उसका 50% इन दैट मंथ एंड बैलेंस 50% लैप्स हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। कंडीशन, अगर ये ऑप्शन लेना है on choosing option 50% availment, saying company or institution shall not avail the credit of input or input services that are used for non business purpose, क्योंकि वो तो ineligible हो जाएगा, and credit attributable to block credit withdrawal once option exercise shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year, पूरा financial year continue करना पड़ेगा। और next बड़ा important point है वो क्या कि no restriction 50% of ITC restriction shall not apply when supplies are made between the branches, यानी DDP, वहाँ 100% आईटीसी अलाउड है। ओके थोड़ा ये चीज को आपको ऐसा समझाता हूँ, थोड़ा ये जो कैलकुलेशन है ये मैं रिवाइज आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए तो रिवाइज केस में आपको बताता हूँ। जैसा आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है, तो आपको प्रॉब्लम में दिया है कि भाई जो आईटीसी है यहाँ पे, तो आईटीसी ऑफ इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज प्लस कैपिटल गुड्स, तो ये जो आईटीसी है अब इसका आईटीसी आप ले लो, समझ लो 5 CR, ठीक है। लेकिन जो डीडीपी ट्रांसफर है, एक डीडीपी से दूसरा डीडीपी ट्रांसफर हुआ, उसका आईटीसी प्रॉब्लम में दिया है, और वो है जो 5 CR में इंक्लूडेड भी हो सकता है या एक्सक्लूड भी हो सकता है। अज्यूम करते हैं इंक्लूडेड है, वो 1 CR है, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। तो हमारी जो बैंक है अदर ब्रांचेस ने बिल दिए है उसका आईटीसी 1 CR है, तो लेस आपको क्या करना है, डीडीपी का आईटीसी। भाई ये लेस क्यों करना है बताता हूँ। कितना अज्यूम करो 1 CR, बचा कितना 4 CR, बचा कितना 4 CR, फिर लेस करो यहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी में तो सारे जो इनएलिजिबल है जो सेक्शन 16 के हिसाब से नहीं मिलते हैं, पर जो नॉन बिजनेस के होंगे वो भी डिडक्ट करो, नॉन बिजनेस के होंगे वो भी डिडक्ट करो, और ओके ब्लॉक हो गए वो भी डिडक्ट करो, ब्लॉक क्रेडिट कुछ दिया होगा तो वो भी डिडक्ट करो। तो समझ लो नॉन बिजनेस के हो गए या ब्लॉक क्रेडिट हो गए, ये दोनों को मिला के यहाँ पे, ये दोनों को मिला के आपका समझ लो 2 CR है, बचा कितना आपका, ओके बचा 2 CR। तो ये हुआ आपका एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी ये हुआ, इसका 50% ही आईटीसी आपको मिलेगा, मतलब आप 1 CR लो और बाकी 1 CR छोड़ दो। और ये जो डीडीपी वाला है मैंने क्यों लेस किया, क्योंकि मुझे पहले वो वैल्यू निकालनी थी, सुनना, मुझे पहले वो वैल्यू निकालनी थी कि जिसका मैं 50% कर सकूं, और जो डीडीपी वाला आईटीसी है उसका मैं 100% लूंगा। तो डीडीपी वाला आईटीसी मैंने ऊपर तो डिडक्ट कर दिया क्योंकि मैं उसको 50 में नहीं डिवाइड करूंगा, डीडीपी 100%, तो वो 100% डीडीपी वाला आईटीसी मतलब कितना हुआ 1 CR, वो 1 CR में लूंगा, तो इस तरह से 2 CR आएगा। तो ओके वो पहले वो डिडक्ट करो, इनएलिजिबल डिडक्ट करो, जो बचेगा उसका 50 करो और डीडीपी का 100% ले लो। तो आपने यहाँ पे डीडीपी का जो है ये 50 और डीडीपी का 100% ले लिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझोगे, यस और नो, समझोगे तो जोर से बोलो यस, और देर किस बात की, लाइक करो भाई साहब। ओके यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ रिगार्डिंग टू सेक्शन 17(4). उसके बाद में नेक्स्ट यस ये रूल 42 43 हो गया। प्रॉब्लम्स क्वेश्चन के आज ही अभी अभी रिवीजन हुई है, तो आप बहुत जल्दी कैच कर पाओगे, ग्राफ्स कर पाओगे। गैप हुआ तो फिर बिल्कुल आपको दिक्कत जा सकती है। ओके अब आ जाओ सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 क्या करता है, ओके ये जो है स्पेशल सर्कमटेंसेस को कवर करता है। ओके अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस या स्पेशल सर्कमटेंसेस। अब ये स्पेशल सर्कमटेंसेस क्या है, स्पेशल सर्कमटेंसेस क्या है, तो कुछ नहीं, ये बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिकल वाली बात है। ओके सेक्शन 18(1) और 18(1) में ए बी सी और डी 4 सिचुएशन ली है। पहली सिचुएशन क्या ली है उन्होंने, पहली सिचुएशन यहाँ पे ये ली है कि देखो भाई आप जो होते हैं पहले अनरजिस्टर्ड होते हो, फिर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया और आपका या फिर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। तो जब आप अनरजिस्टर्ड हो गए तो आपने इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज खरीदा होगा, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड है। वन ऑफ द कंडीशन अगर आपको याद होगी तो वन ऑफ द कंडीशन जो पहले पेज पे हमने देखा आईटीसी लेने की, और पहला बेसिक क्राइटेरिया कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। देखो भाई साहब यहाँ दिया है, ओके, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप रजिस्टर्ड हो ही कहाँ भाई, ओके, अनरजिस्टर्ड हो, तो अनरजिस्टर्ड केस में आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। पर जैसे ही रजिस्टर्ड हो गए आप, तो यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर्ड हो गए तो आपको इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का आईटीसी दे दिया जाएगा। इसमें रूल 18(1) का कोई बोलना वाला नहीं है, वो तो लॉजिकली मिल जाएगा, वो सेक्शन 16 में मिल जाएगा। लेकिन जब आप स्विच हुए, सुनना, जब आप क्या हुए बेटा, स्विच हुए, तो स्विच का प्रीसीडिंग डेट, ये प्रीसीडिंग डेट चारों केस में याद रखना, प्रीसीडिंग डेट जो रहेगा, ओके, प्रीसीडिंग डेट, अगर आप अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होते हो तो उस दिन जो इनपुट का स्टॉक, इनपुट डब्ल्यूआईपी में है और इनपुट फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हुए, फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं, इनका आप आईटीसी, जितनी भी क्वांटिटी बची होगी उसका आईटीसी लोगे। लॉजिक ये है कि वो इनपुट आगे जाके टैक्सेबल गुड्स में यूज होने वाले, लॉजिक सिंपल है, तो टैक्सेबल गुड्स में यूज होने वाले तो उसका आईटीसी आप ले सकते हो। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, आपने ये तभी मिलेगा कि जिस दिन आप लायबल हुए वहां से 30 डेज में आपने अप्लाई किया हो, यस, विद इन 30 डेज आपने अप्लाई किया हो तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ओके, जब आप लायबल होते हो। नाउ दूसरा क्या है बेटा, दूसरा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में भी आपको यहाँ पे इनपुट के स्टॉक के क्रेडिट मिल जाएंगे, पर इसका जो प्रीसीडिंग डेट दिया जाएगा, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो तो जिस दिन लायबल हुए उसकी प्रीसीडिंग डेट, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन आरसीआई, ध्यान सुना, जिस दिन आरसीआई उसका प्रीसीडिंग डेट लिया जाएगा। द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी, किसका आईटीसी मिलेगा, इनपुट्स जो स्टॉक में है, इनपुट्स जो सेमी फिनिश गुड्स में है, इनपुट जो फिनिश गुड्स में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना, कैपिटल गुड्स का आपको नहीं मिलेगा, ना क्लॉज ए में मिलेगा, 18(1) में मिलेगा, ना 18(1) में, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। नाउ तो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रीसीडिंग डेट ली जाएगी, कब, जब वो लायबल हुआ, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रीसीडिंग डेट जब उसकी आरसीआई वो लिया जाएगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना, क्या स्टार करना है आपको, कि इफ पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, अगर वो 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो फिर ये स्टॉक के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेसिक कंडीशन है कि 30 डेज में अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। डन। तो ये था ओके क्लॉज ए और क्लॉज बी के केस में। क्लॉज सी और डी क्या केस कवर करती है, क्लॉज सी ये कवर करता है कि अगर आप पहले सीएल में हो फिर नॉर्मल में आ गए, ओके, क्यों, क्योंकि आपको 150 लाख या 75 लाख या 50 लाख, ओके, सीएल का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, सीएल में थे तब आपने आईटीसी नहीं लिए, नॉर्मल में आ गए तब आईटीसी मिल जाएगी। पर व्हाट अबाउट स्टॉक, जो हमारा स्टॉक स्विच करते वक्त जो स्टॉक है, या फिर यहाँ पे पहले आप एग्जाम में थे फिर आप टैक्सेबल हो गए, तो जब स्विच हुए तब क्या, क्योंकि पहले तो नो आईटीसी, क्योंकि एग्जाम सप्लाई में, फिर आईटीसी मिल जाएगा, पर जब स्विच हुए उसका क्या, तो नो डाउट प्रीसीडिंग डेट का स्टॉक लिया जाएगा। तो आरपी स्विचिंग फ्रॉम सीएल टू नॉर्मल टैक्स पेमेंट, या आरपी एग्जाम फ्रॉम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई बिकम टैक्सेबल, ये क्लॉज सी में कवर होता है, ये क्लॉज डी में कवर होता है। तो आपको आईटीसी किसका मिलेगा भाई साहब, आपको आईटीसी इनपुट का मिल जाएगा, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स मिल जाएगा और इनपुट इन फिनिश गुड्स मिल जाएगा। तो इनपुट के स्टॉक तो आपको मिलने हैं, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको कैपिटल गुड्स के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ओके, आपको कैपिटल गुड्स के भी बेनिफिट मिल जाएंगे। और ये जो कैपिटल गुड्स है, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयरऑफ, आई रिपीट, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयरऑफ, और ये जो लेने हैं आपको कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं, ओके, तो कैपिटल गुड्स का 5% रिड्यूस करके आपको मिल जाएगा, ओके। तो अब इसके कैलकुलेशन थोड़ा मैं आपको बता दूं क्या है। तो इसके कैलकुलेशन अगर मैं लूँ तो कुछ इस तरह से हो गए। अब इस तरह से मतलब क्या, समझ लो, ओके, आप स्विच हुए, और आप जो स्विच हुए यहाँ पे 1 दिसंबर को स्विच हुए, तो उसके पहले वाला दिन कौन सा है, 30 नवंबर, ओके, 30 नवंबर। इस दिन इनपुट का तो मिलेगा, बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन कब होगा, समझ लो, आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, और वो खरीदा आपने कैपिटल गुड्स 10 जनवरी को खरीदा, 10 जनवरी 25 को, और स्विचिंग हुआ आपका 1 दिसंबर 25 को। तो वो क्या कहते हैं कि जितने क्वार्टर वो आपने ओके हो चुके हैं, और ये कैपिटल गुड्स ओके जब आपने खरीदा तब आप सीएल में थे या एग्जाम में थे, और वो एग्जाम में एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था, तो आप नंबर ऑफ क्वार्टर्स निकालोगे, अब ये नंबर ऑफ क्वार्टर्स निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, कैलेंडर क्वार्टर लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, कैलेंडर क्वार्टर लेना है फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस,
डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैलेंडर क्वार्टर ले लिया। अब ये जो डेट ऑफ इनवॉइस है, समझ लो डेट ऑफ इनवॉइस हमारी 10 जन हुई, तो जैन कौन से कैलेंडर क्वार्टर में आता है, तो कैलेंडर क्वार्टर देख लेते हैं। पहला कैलेंडर क्वार्टर तो जैन मतलब जनवरी टू मार्च, ओके, और स्विचिंग का प्रेसिडिंग डेट क्या था, नवंबर, जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, ओके, दूसरा नेक्स्ट कैलेंडर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। तो आपका इनवॉइस कौन सी डेट का, 10 जन, मतलब वो ये क्वार्टर में आता है। फिर वो 1 जन से लेके 31 मार्च तक कोई भी क्वार्टर में आता होगा, तो ये क्वार्टर में आता है। ओके, तो इनवॉइस कौन से क्वार्टर में पड़ रहा है, तो ये 1 क्वार्टर। सर ये तो पार्ट ही हुआ, तो पार्ट क्वार्टर विल बी ट्रीटेड एज फुल क्वार्टर। फिर ये 2 क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, और स्विचिंग का डेट कौन से आता है, नवंबर में, तो नवंबर में पार्ट क्वार्टर 4 क्वार्टर्स, मतलब आपके कितने हो गए, 4 क्वार्टर। समझ लो ये कैपिटल गुड्स का जीएसटी था इनवॉइस में, और वो था 5 लाख। तो आपको कितना रिड्यूस करना है, तो आपको आईटीसी कितना मिलेगा कैपिटल गुड्स का, तो 5 लाख माइनस यहाँ पे 5 लाख इंटू यहाँ दो कितने 4 क्वार्टर्स के इंटू 5% इंटू 4 क्वार्टर्स, खत्म। ओके, इतना आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी दे दिया जाएगा। आई होप आपको समझे होगे। अरे समझा क्या, अच्छे से समझा क्या, अरे देर किस बात की भाई, आप कमेंट दे, लाइक कर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, डन। हाँ, इमीडिएटली प्रेसिडिंग डेट, आप सीएल से नॉर्मल हो रहे होगे तो उसका प्रेसिडिंग डेट, एग्जाम से टैक्सेबल है तो उसका प्रेसिडिंग डेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ स्विचिंग, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपको आईटीसी क्या है, जिस दिन स्विच हुआ उसके 30 डेज में टोटल आईटीसी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। इफ एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एक्सीड्स, ओके, एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एक्सीड्स 2 लाख, देन सीएसीएमए का सर्टिफिकेट ओके अप्लाई करना पड़ेगा। और ये दोनों कंडीशन ऊपर के चारों सिचुएशंस को अप्लीकेबल होगी। बट मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, और ये इग्नोर मत करना भाई साहब, इसको ऐसा हाईलाइट कर देने का, ओके, इसको हाईलाइट, ये हाईलाइटर लेने का और ऐसा हाईलाइट करने का। और वो क्या है, तो सेक्शन 18(1) की एक कंडीशन है, पर्सन एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन इनपुट और कैपिटल गुड्स, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब क्या, इसको सिंपल वर्ड में कहो क्या, आपका ये जो परचेस होना चाहिए जिसका भी आप आईटीसी ले रहे हो, ये लास्ट 1 ईयर में जिस दिन स्विचिंग हुआ उसकी जो प्रेसिडिंग डेट है, वहां से लास्ट 1 ईयर में उसकी इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, यानी लास्ट 1 ईयर का वो परचेस होना चाहिए। उसके पहले का होगा तो नहीं मिलेगा। यानी ये जो स्टॉक का आईटीसी दिया, ये लास्ट 1 ईयर का परचेस होना चाहिए, उसकी इनवॉइस की डेट लास्ट 1 ईयर में होनी चाहिए। फिर वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ओके, ये 18(2) चारों को अप्लीकेबल है, 18(2) यहाँ पे चारों को अप्लीकेबल है। आई होप आपको समझा होगा, ये सबको अप्लीकेबल रहेगा। ये तो था 18(1) हो गया, 18(2) हो गया। अब 18(3) पे आते हैं। 18(3) क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। अब अगर आपने अपना बिजनेस सेल कर दिया, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर बिजनेस, या आपने डीमर्ज कर दिया, तो एक बहुत बेसिक सवाल होता है प्रैक्टिस में, और ये है कि मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया या कोई एक्वायर मैंने कर लिया, एक्वायरिंग, ओके, एक्वायर का जमाना है, तो किसी ने मुझे एक्वायर कर लिया। अगर किसी ने मुझे एक्वायर कर लिया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे क्या मेरा बचा हुआ आईटीसी जो क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, अब तो कंपनी बदल जाएगी, नई कंपनी आ गई, ओके, मेरा स्टार्टअप किसने एक्वायर कर लिया, नई कंपनी आ गई, तो मेरा आईटीसी वो कंटिन्यू कर सकता है क्या, तो बिल्कुल। मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी, ओके, मैं हुआ ट्रांसफरर, आरपी शाल ट्रांसफर इज अनयूटिलाइज आईटीसी टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता हूँ। और डीमर्जर हुआ, अब डीमर्जर में क्या भाई साहब, डीमर्जर में ओके, मेरे यूनिट का कुछ पार्ट मैंने किसी को डीमर्ज कर दिया, किसी को दे दिया, कुछ पार्ट मैंने दे दिया। तो अगर मैंने कुछ पार्ट, यूनिट का कुछ पार्ट डीमर्ज करके दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैं उतने पार्ट का प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। जितनी वैल्यू ऑफ असेट मैंने ट्रांसफर की, उतनी वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में मेरा आईटीसी अनयूटिलाइज बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ असेट लेते वक्त समझ लो मेरी 100 करोड़ की असेट है, समझ लो यहाँ पे, ओके, पूरे कंपनी की 100 करोड़ की असेट है, और मैं डीमर्जर में चले गया, और मेरा एक एक्टिविटी में डीमर्ज कर रहा हूँ, उसमें मैंने असेट ट्रांसफर किया, और वो 30 करोड़ मैंने ट्रांसफर किया, वो अभी हमने खुद डीमर्जर किया। अभी वी स्मार्ट एकेडमी में हमारा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी हमने स्टार्ट किया था, कुछ होटल्स हमने स्टार्ट की थी, फिर देखा कि नहीं यार, वी स्मार्ट एकेडमी ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज है, और ये जो होटल्स हम दे रहे हैं, तो ये होटल्स यहाँ पे जो है ये तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, तो अभी हमारा डीमर्जर ऑर्डर आया, हमने वो कंपनी अलग कर दी। तो उसमें जो हमने असेट ट्रांसफर की, जो भी असेट मूवेबल इमूवेबल आईटीसी लिया हो या नहीं लिया हो, तो मीन्स वैल्यू ऑफ एंटायर असेट ऑफ बिजनेस वेदर और नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड देयर ऑन, मतलब
मतलब इमूवेबल भी होगा जितना प्रोपोर्शनेट, तो हमने उसमें 30 करोड़ का असेट शिफ्ट कर दिया। तो अगर मेरा एड्यूस्मार्ट का जिस दिन डीमर्जर ऑर्डर आया उस दिन अगर कोई अनयूटिलाइज आईटीसी बैलेंस होगा, समझ लो मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी बैलेंस 20 लाख का होगा, तो ओके 20 लाख ओके इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 ओके ये रेशियो में शिफ्ट हो जाएगा। चलो अब कंडीशंस क्या है कि भाई हाँ यहाँ पे आईटीसी तो शिफ्ट हो जाएगा, व्हाट आर द कंडीशंस? देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, हाईलाइट करना, ये आईटीसी अनयूटिलाइज बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये तभी ट्रांसफर हो सकता है बैलेंस जब ओके सामने वाले ने, जिसको भी आपने सेल मर्जर अमलगमेशन किया है, उसने आपकी सारी लायबिलिटीज एक्सेप्ट की। दूसरा ओके कंडीशंस ऑफ रूल 41 डिक्लेरेशन इन डिटेल्स आईटीसी 02 में देना पड़ेगा, आपको सीएसीएमए का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर क्रेडिट बाय ट्रांसफर ऑन कॉमन पोर्टल, आपके ट्रांसफर ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो भी आपने इनपुट कैपिटल गुड्स आपका स्टॉक में था वो सारा इनपुट्स और कैपिटल गुड्स ओके सामने वाले ने अकाउंटिंग कर लिया है। अगर ये चारों कंडीशंस आप फुलफिल कर दोगे ओके तो ऐसे केस में वो बैलेंस ले सकता है। ये तो था सेक्शन 18(3). अब आते हैं ओके 18(4) पे रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो उल्टा स्विचिंग। ओके रिवर्सल ऑफ क्रेडिट में आप ऐसा लिख सकते हो एंड दैट इज उल्टा स्विचिंग। उल्टा स्विचिंग, उल्टा स्विचिंग मतलब क्या? ये सीधा स्विचिंग। ओके ये उल्टा स्विचिंग मतलब क्या भाई? नॉर्मल स्विचिंग क्या है? नॉर्मल जो सेक्शन 81 में है भाई, सिंपल वर्ड में पहले आप नो टैक्स था, कोई टैक्स नहीं था, मे बी अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट या सीएल टैक्स था, और फिर आप नॉर्मल में आ गए, पूरे टैक्स में आ गए। ओके रजिस्टर्ड नॉर्मल या फिर ओके टैक्सेबल, आप इसमें आ गए। अब ये जो है यहाँ पे उल्टा स्विचिंग क्या है? तो उल्टा स्विचिंग मतलब पूरा उल्टा हो गया। पहले आप नॉर्मल टैक्स दे रहे थे, ओके नॉर्मल टैक्स भी दे रहे थे, ओके आईटीसी भी ले रहे थे, ओके अरे बाबा नॉर्मल टैक्स भी दे रहे थे, आईटीसी भी ले रहे थे, और हुआ क्या? हुआ ये बेटा कि उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप नॉर्मल से एग्जाम में चले गए, मतलब आप हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड थे अनरजिस्टर्ड में चले गए, ओके या आप नॉर्मल थे सीएल में चले गए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या आप नॉर्मल थे एग्जाम में चले गए, नॉर्मल थे एग्जाम में चले गए, और ऐसा हो गया। तो जब स्विच हुआ ओके तब क्या होगा? ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो देखो इसके लिए मैंने ये जो 18(4) समझाना था, इसके लिए मैंने एक डायग्राम नीचे चार्ट में लिया है, और ये डायग्राम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, और डायग्राम से समझा तो वाह वाह कहिएगा ओके, और फटाक से लाइक कीजिएगा। तो रिवर्स स्विचिंग, अब रिवर्स स्विचिंग क्या था? सेक्शन 18(4) एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 अप्रैल को आप नॉर्मल टैक्स से कंपोजिशन में आ गए, या एग्जम्पशन में आ गए, या अनरजिस्टर्ड में आ गए। ओके कंपोजिशन में, एग्जम्पशन में, अनरजिस्टर्ड में आ गए। जब आप नॉर्मल स्कीम में थे तो आप आईटीसी ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आप सीएल में अनरजिस्टर्ड या एग्जम्पशन में आ गए तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। डन, यहाँ तक क्लियर? अब जिस दिन ये स्विचिंग हुआ उसके पहले वाला दिन यानी प्रेसिडिंग डे आपको लेना पड़ेगा, उसके पहले वाला दिन 31 मार्च, उसके पहले वाला दिन 31 मार्च। अब देखो 31 मार्च को लॉ क्या कहता है? तो जो भी स्विचिंग का डेट होगा उसके पहले वाले दिन में यहाँ पे इनपुट्स का जो स्टॉक रहेगा, जो भी स्टॉक रहेगा, सेमी फिनिश गुड्स रहेगा या फिनिश गुड्स रहेगा या कैपिटल गुड्स जो रहेगा, ओके आईटीसी फॉर रिवर्सल एज पर फॉर्मूला, ओके आईटीसी फॉर रिवर्सल एज पर फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो ये जो इनपुट का स्टॉक है इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और कैपिटल गुड्स का भी जो आपने पहले इनपुट खरीदे थे, कैपिटल गुड्स खरीदे थे, इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखो क्या था, पहले मैं आईटीसी ले रहा था इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक्टिव था, इतना तो कॉमन सेंस आपको है, फाइनल लेवल पे हो, ठीक है, या ओके तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका एक्टिव था, ओके और आप इंटर लेवल पे हो तो भी मैंने बहुत डेप्थ में समझाया है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपका बैलेंस था, समझ लो आपका जो बैलेंस था उस दिन आईटीसी का जब स्विचिंग हो रहा था, अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपीस का आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, ठीक है। तो आप क्योंकि आप क्रेडिट ले रहे थे और बैलेंस बचा हुआ था, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि स्विचिंग के पहले दिन का स्टॉक निकालो, इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, और दो ये जो उसका आईटीसी आएगा, लेट्स अज्यूम उसका आईटीसी जो आएगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। केस 1 लेते हैं, केस 1 आपका आईटीसी 12 लाख आया, इनपुट्स कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक निकला, और केस 2 6 लाख आया। तो पहले केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ध्यान देखना, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था? 10 लाख। तो ये 10 लाख और आपका यहाँ पे अमाउंट कितना है? 12 लाख स्टॉक का।
12 लाख तो आपको देना पड़ेगा, तो कैसे दोगे? तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे। अब डेबिट तो 12 से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बैलेंस ही 10 है, तो 12 से कैसे करोगे? तो ऐसे केस में 10 से डेबिट कर दो और जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो पे करो। देना तो 12 है आपको, कैसे दोगे? रिवर्सल करके। ओके, नाउ अब अगर और एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 जो है वो कैश लेजर से दो। नाउ सेकेंड, अगर ये अमाउंट आपका 6 लाख होता, 12 लाख नहीं होता, 6 लाख होता, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का स्टेटस क्या होता? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम बैलेंस कितना ले रहे हैं? 10 लाख रुपीज। 6 लाख रिवर्सल हो जाता, मुझे रिवर्स सिर्फ 6 लाख करना है, दोनों का मिलाकर। अब बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। इट शैल बी लैप्स, कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड, वो लैप्स हो जाता है और आपका क्रेडिट लेजर जीरो हो जाता है। यस, आपका क्रेडिट लेजर जीरो हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद में यहां पे आपका, अब ये जो है मैंने तो अमाउंट आपको समझाने के लिए 12 और 6 बोला, पर कैपिटल गुड्स का यहां कैसे निकालोगे? नो डाउट मैंने ये जो अमाउंट ली वो दोनों के लिए, इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स, लेकिन कैपिटल गुड्स की अमाउंट का रिवर्सल का उन्होंने फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला हम यहां लेंगे। अज्यूम लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 5 ईयर्स। ये रूल कहता है कि 5 ईयर की लाइफ, उससे ज्यादा अज्यूम मत करो, ठीक है? समझ लो आपने जब आप स्विच हुए उसके पहले 4 ईयर्स 6 मंथ्स, एक मिनट यहां मंथ्स कर लो, ओके, 4 ईयर्स 6 मंथ्स 15 डेज आपने यूज किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 4 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज आपने यूज किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो वो माना जाएगा 4 ईयर्स, और ये 15 डेज का अपवर्ड 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 राउंड अप कर देना, अपवर्ड राउंड अप हो जाएगा, ठीक है? ये अपवर्ड राउंड अप हो जाएगा, मतलब आपका 4 ईयर्स 7 मंथ यूज माना जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ प्रो राटा बेसिस पे 5 मंथ्स आएगी। तो आपको कितना रिवर्स करना है? तो जो भी कैपिटल गुड्स का टैक्स होगा उसको सी बोला जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60, इतना आपको रिवर्सल अमाउंट आएगा। और हमने अज्यूम किया कि जो भी कैपिटल गुड्स का रिवर्सल अमाउंट होगा एज पर फॉर्मूला वही अमाउंट में इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उतना आपको लेना है। ये मैंने थोड़ा मैकेनिज्म आपको बताया। चलिए, तो अब मैं अगर आपको एक डिफरेंस बताऊं, क्या डिफरेंस बताऊं? जब हम 18(1) में क्रेडिट ले रहे थे, सुनना, जब हम 18(1) में क्रेडिट ले रहे थे तो वो केस में कैपिटल गुड्स का फॉर्मूला कुछ अलग था। क्रेडिट लेते वक्त फॉर्मूला अलग था, वो था ITC -5% पर क्वार्टर, जितना यूज किया। पर रिवर्स करते वक्त सेम फॉर्मूला नहीं है, रिवर्स करते वक्त आपका फॉर्मूला प्रो राटा बेसिस पे है। ओके, तो आपको कितना रिवर्स करना है? जितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है। क्यों? क्योंकि आपने जब नॉर्मल था इसमें 4 ईयर्स एंड 7 मंथ यूज कर चुके थे, ये नहीं रिवर्स करना है। अब 5 मंथ्स की जो यूजफुल लाइफ बची है, ये 5 मंथ्स का आपको रिवर्स करना है। ओके, ये कैलकुलेशन का तरीका उन्होंने यहाँ पे दिया। दूसरा एक डिफरेंस बताता हूँ, 18(1) में रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा था कि लास्ट 1 ईयर के स्टॉक का ही ITC मिलेगा, पर रिवर्सल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिवर्स करते वक्त ध्यान सुनना, रिवर्स करते वक्त वो इनपुट 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी खरीदा होगा और आज स्टॉक में होगा तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा। और यहां तो गवर्नमेंट एक स्टेप आगे चली गई। अब भाई गवर्नमेंट एक स्टेप आगे क्या चलेगी? तो आपको ये बताओ गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो भाई, ओके, यहाँ पे स्टॉक का इनवॉइस अवेलेबल होगा। कोई स्टॉक मैंने 4 ईयर्स बैक परचेस किया होगा, 4 ईयर बैक परचेस किया होगा, परचेस, ठीक है? उसका इनवॉइस अवेलेबल है क्या रिवर्सल के लिए? अगर इनवॉइस अवेलेबल होगा तो वो लो, अदरवाइज पहला इनवॉइस लो, और इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आज की मार्केट वैल्यू उसकी देखो, और आज की मार्केट वैल्यू इनटू GST, ये उसका GST माना जाएगा, यानी एक स्टेप और आगे। तो बड़ी चालाक है गवर्नमेंट। ओके, रिवर्स करते वक्त कोई 1 साल की कंडीशन नहीं, पर लेते वक्त 1 साल की कंडीशन उन्होंने दी है। तो ये बेटा सेक्शन 18(4) दिया है, इनपुट का क्रेडिट कैपिटल गुड्स का प्रोराटा बेसिस पे होगा। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है अभी 4 ईयर्स 15 डेज वाला जो नीचे लिया। ओके, और प्रोसीजर क्या है? टर्म, प्रोसीजर एंड कंडीशन, रिवर्सल ऑफ इनपुट शैल बी डिटरमाइंड विद करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। इफ इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल, ये स्टार करना, देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेस पर रिवर्सल किया जाएगा, पुराना स्टॉक होगा तो। ये रिवर्सल आपको हेडवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, CGST, SGST, IGST का अलग, और रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड डिटेल्स टू बी फर्निश इन ITC 03। ओके, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो ये था 18(4). समझा क्या? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। अब आते हैं सेक्शन 18(6) में। 18(6) क्या कहता है? तो यहाँ पे 18(6) जो है, देखो, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। डायग्राम से समझाओ तो ओके, लिख दो, रेफर बिलो डायग्राम, रेफर 18(6) का ये डायग्राम,
ओके, जो नेक्स्ट पेज पे है, चलो डायग्राम से समझाता हूँ। देखो कैसा है, समझ लो आपने कोई स्टेप बाय स्टेप चलते, बिल्कुल पूरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाओगा। ओके, बिल्कुल ध्यान दो इधर। अरे दिमाग में कुछ और कुछ चल रहा है, रुको 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 ना लायक, ठीक है। तो अप्रैल जो अगर हम देखेंगे, अप्रैल में हमने कैपिटल गुड्स खरीदा था, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, वैल्यू 50 लाख था, जीएसटी उसका 12% यानी 6 लाख उसका जीएसटी था। डन 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 डन। अब ये 6 लाख उसका जो जीएसटी है, हमने उसका क्रेडिट भी ले लिया, और अप्रैल का जो आउटपुट टैक्स था उसमें क्रेडिट यूज भी कर लिया। देखो अप्रैल का आउटपुट टैक्स 60,000 था, कैपिटल गुड्स की सारी कंडीशन फुलफिल कर दी हमने, और वो आउटवर्ड में हमने यूज भी कर लिया। ओके, यूज़ भी कर लिया। हमारा 26,80,000 का टैक्स आ रहा था, उसमें हमने 6 लाख यूज़ भी कर लिए, और मज़ा हो गया भाई, पैसा भी यूज़ हो गया। ओके, और पैसा यूज़ करके डकार लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या डिसीजन लिया कि ये कैपिटल गुड्स यार बेचना है। ओके, पुरानी मशीनें बेच देते, कॉस्टिंग में ऐसे प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए होंगे कि पुरानी मशीन बेच देते। अब जो कैपिटल गुड्स खरीदा था वो मई में बेचने का मैंने डिसीजन लिया। तो अब क्या हो जाता है बेटा, अब जब तुम कोई भी गुड्स सप्लाई करते हो, कोई भी गुड्स सप्लाई करते हो, तो पिक्चर में आ जाता है सेक्शन 7(1)(a), एनी गुड्स सप्लाइड, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, तो 7(1)(a) का सप्लाई बोला जाएगा। और अगर आप उसको सप्लाई करते हो, मे बी सोल्ड एज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, तो उसकी जो वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी आ जाता है, और वो 1,20,000। ओके, तो यहाँ पे हाँ, वो 1,20,000, पर गवर्नमेंट कहती है ना बाबा ना। ओके, हम ट्रांजेक्शन वैल्यू पे नहीं लेंगे, तो किस पे लेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ सेक्शन 18(6) लगाओ। आपने आईटीसी टेकन, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन आईटीसी टेकन, तो आईटीसी टेकन है तो यहाँ 18(6) लगाओ, और 18(6) में नीचे जो फॉर्मूला है उसका जो यहाँ पे हायर होगा वो हमें देना पड़ेगा, हायर होगा वो देना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी बेचा, ओके, वो कितना, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू थी, कितनी थी ट्रांजेक्शन वैल्यू, समझ लो मैं बेच रहा हूँ 10 लाख रुपए में, तो 10 लाख का यहाँ पे जीएसटी, तो 10 लाख का जीएसटी यानी 10 लाख, ये सारी अमाउंट्स अज्यूम की है, ये मत पूछना कहाँ से आया अमाउंट, सब अज्यूम की है। तो 10 लाख का 12% है 1,20,000, और जितना आपने आईटीसी लिया, हमारे से आईटीसी खाया कितना, 6 लाख का, 6 लाख माइनस 5% पर क्वार्टर। ओके, और पार्ट दे रहा हूं, और क्वार्टर जब भी बोलूं तो कैलेंडर क्वार्टर, तो ये 570 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा भाई साहब। और ये 570 का जब आप पेमेंट करोगे, ओके, तो दोनों में से विच एवर इज हायर वो आपको देना पड़ेगा। ये था 18(6). नाउ सेक्शन 19 जॉब वर्क, तो जॉब वर्क मैं जॉब वर्क चैप्टर में लूंगा, जो आईटीसी की प्रोविजन के साथ लूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब ये क्या कहता है, आईएसडी के कंसेप्ट सेक्शन 20 में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ समराइज फॉर्म में। आईएसडी यानी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी की डेफिनेशन अगर आप नीचे देखोगे, मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच रिसीव अ टैक्स, मतलब सप्लायर का कोई भी ऑफिस, ओके, विच रिसीव द टैक्स इनवॉइसेस of input services, only input services, and issue a prescribed document to distribute the credit. Okay, to distribute the credit to a supplier of taxable goods having same pan में। अब देखो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, ओके, जब जीएसटी लॉ लाया गया और पहले सर्विस टैक्स भी था, तो एक प्रैक्टिकल इशू ये आ रहा था कि देखो गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स इनपुट्स ले लो, ओके, या कैपिटल गुड्स ले लो, ये टेंजिबल होते हैं, ये टेंजिबल होते हैं, तो ये पता होता है कौन से ब्रांच में यूज़ हो रहा है। तो समझ लो आपका ब्रांच 1 है, जो यहाँ पे ब्रांच 2 है, अलग अलग स्टेट में आपकी ब्रांचेस है। ओके, महाराष्ट्र में सेम स्टेट में या अलग अलग स्टेट में आपकी ब्रांचेस है, अंडर सेम पैन, आई रिपीट, उन्होंने कहा अंडर सेम पैन आपकी ब्रांचेस है। जहाँ तक कोई आपने इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स, यहाँ इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स, यहाँ इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स और यहाँ इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स खरीदा, तो वो तो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में जो भी क्रेडिट का स्टेटस होगा मिल जाएगा। पर बहुत सारी इनपुट सर्विसेज सारे ब्रांचेस की, इंक्लूडिंग आपका हेड ऑफिस, ऐसे कॉमन रहती है। जैसे ऑडिटिंग कोई ब्रांच वाइज बाइफरगेट थोड़ी होती है भाई साहब। एडवर्टाइजमेंट, ओके, ऐसी बाइफरगेट थोड़ी होती है, वो कॉमन होती है। मार्केटिंग, ओके, तो ये इंटरनेट वगैरह या कोई भी सर्वर सर्विसेज, सैटेलाइट सर्विसेज जो भी है, तो कॉमन रहती है, रहना ही है कॉमन। और उसका बिल आपका कोई एक ब्रांच पे आते हैं, जिसे हम नाम देंगे एचओ पे आता है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली इनपुट सर्विसेज का, ओके, ये स्पेशली इनपुट सर्विसेज के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया। और गवर्नमेंट ने क्या लाया, गवर्नमेंट ने कहा कि जो इनवॉइसेस इंडिविजुअल ब्रांचेस पे नहीं गए इनपुट सर्विस के, और वो कोई एक प्लेस पे आ रहे, स्पेशली एचओ पे, तो वो एचओ को आप आईएसडी रजिस्टर कर सकते हो, आईएसडी रजिस्टर कर सकते हो। ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा इन एडिशन टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन।
ये क्यों? तो इसके पास जो भी बिल आएंगे ISD इनपुट सर्विसेज के, तो यहाँ पे इनपुट सर्विसेज के जो भी बिल आएंगे, यहाँ लिख देना इनपुट सर्विसेज के, तो वो बिल एचओ को आए पर रिलेटेड टू डिफरेंट ब्रांचेस, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड है। तो ये इनपुट सर्विस का जो भी टैक्स ये एड्रेस पे आया हुआ है ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबको बांट देगा, ये सबको बांट देगा। चलो, तो ये कैसे बांटेगा मैं आपको वो मैकेनिज्म बताता हूँ, और नो डाउट ISD का वो रजिस्ट्रेशन लेगा। अब समझ लो इसके हेड ऑफिस पे जो आपने आपकी ही ऑफिस को रजिस्टर करवाया है एज ISD, बिल आया है जिसमें टोटल CGST 5 लाख, SGST 5 लाख और IGST 4 लाख, ऐसे 14 लाख के GST एलिमेंट्स है। ओके, तो अब वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है कि CGST ओके एज अ CGST या IGST डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, IGST एज अ IGST और CGST और SGST डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और स्टेट का लॉस एज अ SGST या IGST में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चलो इसको थोड़ा मैं ऐसा समझाता हूं। जब आप समझ लो ये जो ISD है HO ये महाराष्ट्र में है, तो जब आप महाराष्ट्र का किसी दूसरे ब्रांच में ये क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त आप जो है एज अ IGST ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इवन दो वो इनवॉइस CGST SGST या IGST का होगा, पर दूसरे स्टेट में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एज अ IGST ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यस, CGST का प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन IGST में हो सकता है क्या? यस। SGST का प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन IGST में हो सकता है क्या? यस। और IGST का तो IGST में हो ही सकता है, पर अदर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आपको IGST में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड, जब आप सेम स्टेट के ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो यहां पे आप CGST का जो भी प्रोपोर्शनेट आएगा, सर ये प्रोपोर्शनेट क्या होता है बताता हूं, या SGST का और IGST का, यहां आपको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, CGST का CGST में, ओके, SGST का SGST में और IGST का IGST में, ये प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जब सेम स्टेट की बात हो, अदर स्टेट की बात हो तो आप IGST में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप IGST में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओके, उसको कन्वर्ट करके, तो आप CGST और SGST को IGST में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेम स्टेट को आपको CGST SGST और IGST में ओके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नाउ अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इसके लिए एक अच्छा और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब भाई साहब, आप जो है आपके मम्मी के साथ और आप जो है दोनों एक शॉप में गए, ओके, दोनों एक शॉप में गए, ठीक है, आप छोटे थे, ओके, 3-4 साल के थे, और किराना शॉप में गए, आपने चॉकलेट देखी, तो यहाँ पे आपने मम्मी को, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। अब देखो मम्मी का तो दिल होता है, मम्मी ने 4 चॉकलेट ली, तो आप बड़े खुश हो गए, 4 चॉकलेट्स मेरे लिए, अरे वाह, ओके। मम्मी ने कहा नहीं, ये 4 चॉकलेट पकड़, एक तेरी, एक बड़े भैया की, एक पापा की और एक मेरी, ओके, या सिस्टर की और एक मेरी, 4 चॉकलेट। तो ऐसे केस में वो कॉमन चॉकलेट जमा हो गई वो कॉमन चॉकलेट्स जमा हो गई। अब ये जो कॉमन चॉकलेट जमा हुई यहाँ पे, तो ये जो कॉमन चॉकलेट जमा हुई बेटा, अब ये जो चॉकलेट है गवर्नमेंट कहती है अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जो ISD के नाम पे आया लेकिन वो स्पेसिफिकली ब्रांच 1 का है, तो जिसकी चॉकलेट उसको ही बांटी जाएगी। ओके, वो स्पेशली कोई ऐसी सर्विस है, समझ लो कोई भी सर्विस है, और वो बिलिंग ISD पे आ गया, पर वो यहाँ पे जो सर्विस है वो ब्रांच 1 की ही है, तो ब्रांच 1 की है तो वो किसी को और को नहीं दी जाएगी, उसका क्रेडिट उसको ही IGST फॉर्म में बांटा जाएगा, तो रिस्पेक्टिव क्रेडिट ओके बांटा जाएगा। फिर अगर कोई कॉमन बचा, मतलब कोई एक रिस्पेक्टिव ब्रांच का नहीं है, कॉमन बचा होगा, अब कॉमन में भी उन्होंने 2 पार्ट बताया, हो सकता है कॉमन चारों का हो सकता है कॉमन चारों का हो, या हो सकता है कॉमन 2 का हो। ओके, कॉमन 2 का हो सकता है, चारों का हो सकता है 2 का हो। समझ लो कोई ऐसी सर्विस है जो 2 का ही कॉमन है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ध्यान से देखना, यहां पे एक मिनट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आपको क्या लेना है, अगर 2 का है तो आपको इसका टर्नओवर लेना है और इसका टर्नओवर लेना है। समझ लो इसका टर्नओवर 30 है और इसका टर्नओवर 40 है, और दोनों का कॉमन ITC जो ISD के पास पड़ा है वो 2 लाख है, समझ लो 2 लाख है दोनों का कॉमन। तो वो क्या कहते हैं, अब टर्नओवर कब का लेना है, इफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अवेलेबल, समझ लो इस फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आपको टर्नओवर उस मंथ का नहीं लेना है,
आपको समझ लो, ओके आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 25-26 में ओके आप ओके अगस्त का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये अगस्त का आईटीसी 2 लाख है, तो आपको यहाँ पे 24-25 ये फिनेंशियल ईयर का वो दोनों ब्रांच का टर्नओवर कितना था, अज्यूम करो ये दोनों ब्रांच का टर्नओवर यहाँ पे 30 लाख और 40 लाख था, तो वो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर लिख देना यहाँ पे, ये टर्नओवर प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का लिया जाएगा, ठीक है। तो उस रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा, तो आपका 2 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 40 यानी 70, ओके क्योंकि दोनों का ही लेना, क्योंकि दोनों का ही है, और दूसरा ओके 2 लाख इंटू 40 लाख डिवाइडेड बाय 70 लाख, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पे बांटोगे। इफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज नॉट अवेलेबल देन द टेक टर्नओवर ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ अ मंथ इन विच क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर समझ लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं है, समझ लो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और आप अगस्त का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगस्त का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो लास्ट क्वार्टर का जो मंथ है, लास्ट क्वार्टर ऑफ हाँ, तो ये मंथ का सॉरी ये मंथ का जो लास्ट क्वार्टर था, एक मिनट बेटा कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट मिनट। यस बेटा, तो यहां पे अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा तो आपको लास्ट क्वार्टर का लेना पड़ेगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा तो आपको लास्ट क्वार्टर के बेस पर बाइफरगेट करना पड़ेगा। ये तो दो ब्रांच का हुआ, अगर आपकी कोई कॉमन चारों ओके यहाँ पे चारों ब्रांचेस का कॉमन है, आपका चारों ब्रांचेस का कॉमन है, तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है आईएसडी में, कौन सी बातें, पॉइंट नंबर 1, अगर कोई ब्रांच का सप्लाई एग्जाम क्यों ना हो, इवन दो वहां का सप्लाई एग्जाम है, पर आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्रेडिट, और वो आईएसडी का इनवॉइस बनता है और वो आईएसडी के इनवॉइस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आईएसडी का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, इवन दो वो एग्जाम सप्लाई होगा। अब समझ लो कोई कैटरिंग का बिल है, ये ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17(5) में, आईएसडी को ये नहीं सोचना है वो ब्लॉक है या क्या है, आईएसडी को ब्लॉक भी होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर ये लिख के कि ये कैटरिंग है, ये जो है इस कोड में आता है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टर्नओवर के रेशियो में। क्रेडिट लेना या नहीं लेना वो सामने वाला उसका ब्रांच डिसाइड करेगा। आईएसडीज रोल इज जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ आईटीसी। ये दो पॉइंट बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, एग्जाम सप्लाई किसी का होगा तो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और कॉमन कैटरिंग का है भाई, पार्टी सबकी हुई, कैटरिंग का है ओके, या कोई भी ब्लॉक क्रेडिट का बिल है, उसका काम है इनपुट सर्विस के क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इंक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट। हाँ, सामने वाले को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सारी प्रोविजंस ये डीडीपी को अप्लाई होगी। ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अब आप ये रीड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको समराइज फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है ओके, समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़े इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चनर में दिए हैं, उसमें का एक क्वेश्चन लिख कर देखो तो पूरा मैकेनिज्म समझेगा, जिसमें अलग अलग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों अलग अलग कॉलम्स दिए हैं, वो सॉल्व करके देखो, कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। अब एक और पॉइंट होगा, समझ लो किसी सप्लायर ने ओके इनवॉइस दिया आईएसडी पे, ओके इनवॉइस दिया आईएसडी पे, ठीक है। अब ये इनवॉइस जब दिया आईएसडी पे बेटा, तो उसकी डेबिट नोट भी दी, उसकी डेबिट नोट भी दी, हाँ कुछ एक्स्ट्रा बिल दिया होगा, तो क्या ये डेबिट नोट पे जो जीएसटी लगा वो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? हाँ भाई, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सिमिलर फॉर क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भी आईटीसी रिवर्स करने के पहले क्रेडिट नोट भी वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी जो रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो टर्नओवर हमने ओरिजिनल इनवॉइस का लिया ओके, वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओके, तो रेशियो वही रहेगा जो हमने ओरिजिनल इनवॉइस का लिया। तो ये सारी बातें आईएसडी से रिलेटेड। एक क्लैरिफिकेशन जो है बेटा, ये क्लैरिफिकेशन पढ़ के जाना, अच्छा क्लैरिफिकेशन है, एक क्लैरिफिकेशन पढ़ के जाना ओके, और वो क्लैरिफिकेशन मैंने शायद नीचे भी लिया है ओके, रिपीट हो गया है, मैंने नीचे भी लिया है, पर चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ के जाना। क्या है, कैन एचओ अवेल आईटीसी फॉर कॉमन सर्विस फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर एचओ एंड बीओ एंड इशू टैक्स इनवॉइस टू बीओ, और मस्ट, यहाँ पे मस्ट कर देना, अगर करेक्टेड होगा तो ठीक, नहीं तो मस्ट कर देना यहाँ पे, मस्ट आईएसडी मैकेनिज्म। मतलब क्या, कोई कॉमन सर्विसेज होगी तो क्या ये जरूरी है आईएसडी ही बनाना पड़ेगा? एचओ, अब देखो कॉमन सर्विसेज है, आईएसडी बनाना कि एचओ जो है इनवॉइस बना के भी शिफ्ट कर सकता है, एसओ इनवॉइस भेज देगा यार दूसरे ब्रांच पे आईएसडी ना बना के, तो
flexible ITC distribution. HO can distribute ITC either by ISD mechanism or directly issue the tax invoice to branch office. BOS मतलब branch office. तो अब ये सर्कुलर से ये बात हो गई कि ISD ही बनाना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर ISD के कंप्लायंस हो जाते हैं. तो आप ओके मुझे वो ब्रांच को भेजना है, अगर मुझे वो ब्रांच को भेजना है तो मैं सिंपल अपना इनवॉइस बना के भेज दूंगा उसको. तो अलाउड कर दिया गया. मैंडेटरी आईएसडी रजिस्ट्रेशन, इफ एचओ ऑफर आईएसडी मैकेनिज्म तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है. यानी अब इनडायरेक्टली आईएसडी ही रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसा नहीं है. सिंपल इनवॉइस बना के एचओ ओके अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सिंपल इनवॉइस बना के ब्रांच को उतना अमाउंट भेज देगा. ओके आईएसडी कोई जरूरी नहीं है, पर आईएसडी जाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. स्पेसिफिक एट्रिब्यूटेबिलिटी एंड प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन और इनवॉइस इश्यूएंस ओनली इफ सर्विस आर स्पेसिफिकली फॉर और एक्चुअली ब्रांच ऑफिस. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है ये कि स्पेसिफिकली वो ब्रांच ऑफिस के लिए होगी, तो फिर आप ये कंसिडर करो. Is it mandatory for HO to issue invoice for internal services provided to BO, especially when full ITC is available to BO? Very very important. ये भी क्लैरिफिकेशन. देखो जब HO जो है अपने, अब ये ISD से कंसर्न नहीं है, HO खुद सर्विस दे रहा है BO को, और क्या जब HO BO को सर्विस देगा DDP को तो क्या इनवॉइस देना जरूरी है? रूल 28 कहता है वैल्यूएशन. अगर आपने रिवीजन देखा होगा, मैंने बहुत अच्छा रिवीजन वैल्यूएशन का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको. वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से रिवाइज किया, याद रखोगे आप. तो ऐसे केस में वैल्यू इन इनवॉइस फ्रॉम एचओ टू बीओ इज कंसीडर एज ओपन मार्केट वैल्यू. अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो डिक्लेयर्ड इनवॉइस प्राइस जो इनवॉइस में डिक्लेयर करोगे, और तब भी बताया था और अभी बताता हूं, अगर आपने नील डिक्लेयर किया तो नील लिया जाएगा. तो अन इनवॉइस सर्विस डीम एज अ नील वैल्यू. अगर इनवॉइस नहीं दिया तो इनवॉइस नहीं दिया उसके पेनल्टी वगैरह लगेगी, लेकिन अगर इनवॉइस नहीं दिया तो ऐसा समझा जाएगा नील वैल्यू, उसकी कोई पेनल्टी नहीं आएगी कि आपने टैक्स नहीं दिया, प्रोवाइडेड दैट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होना चाहिए. थोड़ा सिंपल वर्ड में बताओ. सिंपल वर्ड में ऐसा है कि अब अगर आप अपने ब्रांच ऑफिस को इनवॉइसेस दे रहे हो तो ठीक है, जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी वो ली जाएगी अगर ही इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. ये सब बात तब हो रही है जब एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. अगर वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर जो वैल्यूएशन दिया गया ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड और क्वालिटी वो लेना पड़ेगा. अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है कि अगर वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है और आप इनवॉइस देना भूल गए तो आपके ऊपर टैक्स ना पे करने की पेनल्टी आ जाएगी. ऐसा नहीं, नील वैल्यू मान ली जाएगी, टैक्स भी नील हो जाएगा. हाँ, इनवॉइस नहीं दिया उसकी पेनल्टी आ सकती है. इज सैलरी कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड बाय एचओ? ओके, नो मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ सैलरी कॉस्ट. कभी कभी एचओ अपने एम्प्लॉय ब्रांच ऑफिस को भेज अपने एम्प्लॉय ब्रांच वालों को भेज देता है. जैसे पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसकी ब्रांच बैंगलोर में है, यहाँ एम्प्लॉय आइडल पड़े हैं तो यहाँ से उधर भेज रहा है. कहाँ पे? बैंगलोर में. तो उसको जो एम्प्लॉय कॉस्ट लगेगी क्या वो वैल्यू में कंसीडर करना पड़ेगा, या वॉट एवर वैल्यू यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस वो लिया जाएगा? वॉट एवर वैल्यू यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी वो लिया जाएगा. जरूरी नहीं कि तुमको जो एम्प्लॉय कॉस्ट लगी वही लो. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन लिया. ये पॉइंट्स आपने आईएसडी के पढ़ना है. ठीक है, पर आईएसडी थोड़ा ओके क्वेश्चन सॉल्विंग करना है. ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं. अब आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, रूल 86A और रूल 86B. रूल 86 है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. ऑथोरिटी टू रिस्ट्रिक्ट, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर टू रिस्ट्रिक्ट. रिस्ट्रिक्शन ऑन लाइबिलिटी एंड रिफंड. आईटीसी कैन नॉट बी यूज टू पे एनी लाइबिलिटी और अनयूटिलाइज आईटीसी कैन नॉट बी रिफंडेड. रिस्ट्रिक्शन क्या है? आपका आईटीसी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते या उसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते. कौन से केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन आते हैं? पहला, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स. आईटीसी क्लेम ऑन डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय नॉन एग्जिस्टेंस और इनएक्टिव बिजनेसमैन. अगर ये पता चला कि भाई जो बंदा इनवॉइस दे रहा है सप्लायर वही फेक है तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा. पर्सन हु हैजंट पेड अ टैक्स विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने क्रेडिट लिया तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो क्रेडिट ले रहा है, पहला तो सप्लायर के एंगल से लेकिन जो यहाँ पे क्रेडिट ले रहा है वही फेक है तो नहीं. या लैक ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंट पोजीशन आपने क्रेडिट लिया तो आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा. और ये रिस्ट्रिक्शन 1 ईयर है, कैन बी लिफ्टेड इफ कंडीशन चेंज. नाउ नेक्स्ट रूल 86B. भाई साहब ये पढ़ के जाना. मतलब क्या? 86B कब लगता है? इफ अप्लाइज टू आरपी विद टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 50 lakhs इन अ मंथ. अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्सेबल सप्लाई, ओके, अब टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, आपकी बुक में होगा तो ठीक, नहीं तो ऐड कर दो. टैक्सेबल सप्लाई में एक्सक्लूडिंग एग्जम एंड ZRS, एग्जम्ड एंड
ZRS, ठीक है। अगर आपके किसी पर्टिकुलर मंथ में ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर कुछ जीएसटी देना है वो 50 लाख से ज़्यादा हुआ हो तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और ये रिस्ट्रिक्शन में आप cannot use the ITC, 99% of output tax to discharge output tax liability, cannot use ITC कर देना, ITC बैलेंस 99% ऑफ आउटपुट टैक्स, तो उस मंथ का जो आउटपुट टैक्स होगा उसके 99% से ज़्यादा आप ITC यूज़ नहीं कर पाओगे। इवन दो आपके पास एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है लेकिन आप ITC यूज़ नहीं कर पाओगे। आउटपुट टैक्स का 99% ही यूज़ कर पाओगे आप ITC, और आपको रिमेनिंग 1% कैश लेजर से ही देना पड़ेगा इवन दो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। पर कुछ केसेस में यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा जैसा आपने इनकम टैक्स अलग अलग केस में 1 लाख के ऊपर पे किया हो इन लास्ट 2 ईयर्स, रिसीव मोर देन 1 लाख ITC रिफंड, ZRS IDS का, पेड मोर देन 1% ऑफ टैक्स फ्रॉम ई कैश लेजर, आपने कंटिन्यूस 1% से ज़्यादा टैक्स दिया है या गवर्नमेंट PSU वगैरह होगा तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था, बाकी ये सर्कुलर तो रिपीट हो गया, मैंने ऊपर ले लिया है। तो इस तरह से हमने जो है ओके यहाँ पे ITC की कुछ प्रोविजंस यहाँ पे ली। उसके बाद में ऊपर मैंने कहा था ये फ्री सैंपल वगैरह सर्कुलर, ये जो सर्कुलर है ये आपने पढ़ लेना, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने पढ़ लेना जो भी उसमें मैंने चार्ट में दिए। सो इन दिस वे ओके हमने ख़त्म किया ITC चैप्टर, सारे एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है। अभी के अभी रिवीजन के बाद मेरा क्वेश्चनर लेना है और उस क्वेश्चनर से रूल 42, 43 और यहाँ पे रूल 42, 43 और ISD के क्वेश्चंस अभी के अभी ख़त्म करना है। अब एक लास्ट डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा, और वो लास्ट डिस्कशन जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे इसमें दिया हुआ है ओके क्वेश्चनर में 18(1) पे करूँगा। 18(1) पे ये लास्ट डिस्कशन करना चाहूँगा। अब ये 18(1) पे क्या, बहुत सी बार आपको 2 केसेस दी होती है, ध्यान से सुनना, केस 1 और यहाँ पे केस 2, ठीक है, केस 1 और केस 2। अब बेटा केस 1 क्या, पहले आप जो थे यहाँ पे अनरजिस्टर्ड थे और बाद में रजिस्टर्ड, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट ध्यान से, सॉरी, पहले जो है आप एग्जाम में थे और बाद में टैक्सेबल हुए, ठीक है, और आप एक्सक्लूसिव एग्जाम का सप्लाई कर रहे थे, और प्रॉब्लम में ये दिया कि आप एक्सक्लूसिव एग्जाम में थे, इसलिए सेक्शन 23 के अंडर में, सेक्शन 23 के अंडर में आपने क्योंकि जो एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और जैसे आपका एग्जामिशन विड्रॉ हुआ, आपका एग्जामिशन विड्रॉ हुआ, ठीक है, जैसे आपका एग्जामिशन विड्रॉ हुआ और आप टैक्सेबल हो गए तो आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपकी RC आ गई। अब ये केस जो है 2 सब क्लॉज में आती है, एक सब क्लॉज है सेक्शन 18(1)A अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और सेक्शन 18(1) एग्जाम टू टैक्सेबल। तो आप किस में लोगे, अगर आपने 18(1) में लिया तो ओनली इनपुट के स्टॉक का ITC मिलेगा, और आपने एग्जाम टू टैक्सेबल में लिया तो इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स का आपको ITC स्टॉक का मिलेगा। तो यहाँ पे बार बार इंस्टीट्यूट ने यह कहा कि अगर उसका एग्जाम सप्लाई था और वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, एग्जाम सप्लाई था और वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो ये केस 18(1) की मानी जाएगी एंड नॉट 18(1)D की, मतलब सिर्फ इनपुट के ही स्टॉक का ITC मिलेगा। लेकिन अगर वो पहले एग्जाम में था पर RP था, देखो एग्जाम में RP के क्या फायदे होते बताता हूं, आप ये टैक्स प्लानिंग है, आप एग्जाम में हो लेकिन आप रजिस्टर्ड थे, पहले रजिस्ट्रेशन आपके पास पड़ा था लेकिन एग्जामिशन में था, और फिर आप टैक्सेबल हुए। अब यहां लॉ क्या कहता है, अगर आप एग्जाम में हो और आप रजिस्टर्ड हो, मैंने 2 लोगों का करवाया, एग्जाम होगा तो भी रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने कहा फायदा आगे मिलेगा, ठीक है, कंप्लायंस कॉस्ट आएगी, नील रिटर्न जाएंगे पर फायदा आगे मिलेगा। एग्जाम भी है और रजिस्टर्ड भी है और फिर टैक्सेबल हुए, तो फिर अब जब आप स्विच हो गए तब ये 18(1)D की केस मानी जाएगी, और ये 18(1)D की केस अगर मानी जा रही है तो आपको इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स दोनों के ITC मिल जाएंगे। अरे भाई साहब समझा क्या, समझा होगा तो लाइक कीजिएगा, देर किस बात की। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ये क्लॉज भी मैंने एक्सप्लेन किया।
चलो दोस्तों, तो इस तरह से हमारा आईटीसी का रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको रिवीजन कैसी चाहिए। आपकी कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मोटिवेट भी करती रहेगी। कुछ रीज़न की वजह से मैं थोड़ा लेक्चर डालने में डिले हो गया, पर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसके आगे जो भी शेड्यूल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको लेक्चर दूँ, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। और अमेंडमेंट्स के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्शन में अमेंडमेंट की भी लिंक दे दी है और दोनों लेक्चर मैंने डाल दिए। अब लेक्चर 01, 02 दो लेक्चर में जीएसटी खत्म हो गया है अमेंडमेंट्स का। तो अमेंडमेंट्स आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं लूँगा वो समरी फॉर्म में लूँगा। तो अमेंडमेंट्स के लेक्चर अराउंड 6 आवर्स के आसपास होगी, तो वो डिटेल में आपने देख लीजिएगा। तो ये सेशन का आपको बहुत फायदा होगा। सो ओके, गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।